चलिए बेहतरीन कॉन्सेप्ट में चल रहे हैं। 40A1 पढ़ेंगे, उसके बाद अगले पेज पर हमारा 40A1A है। मोटा मोटी मिलता जुलता है। यहां पर आप रेसिडेंट को पे कर रहे हैं इन इंडिया में, यहां पेई कौन है सर? इस वाले पेज पर कब आएंगे? जब पेमेंट हम रेसिडेंट इन इंडिया को कर रहे हैं, रेसिडेंट इन इंडिया को कर रहे हैं पेई, मतलब मैं बिजनेस एक्सपेंस पे कर रहा हूं सर, किसी को रेंट, किसी को रॉयल्टी, किसी को फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, किसी को इंटरेस्ट। बिजनेस के कोर्स में मैं पेमेंट कर रहा हूं, एक्सपेंसेस इन नेचर। अभी नाम लिया, किसी को रेंट, किसी को इंटरेस्ट, किसी को रॉयल्टी, किसी को फी फॉर टेक्निकल सर्विस, किसी को कंपटीशन फी। ये सब की पेमेंट मैं किसको कर रहा हूं सर? अगर मैं रेसिडेंट इन इंडिया को कर रहा हूं पेमेंट पे, तो फिर सेक्शन कौन सा लगेगा? 40A1A। बट अगर आप पेमेंट नॉन रेसिडेंट को कर रहे हैं इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया, या फिर रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, मतलब नॉन रेसिडेंट को कहीं कर दो इंडिया में या इंडिया के बाहर, और या फिर रेसिडेंट को इंडिया के बाहर कर दो, तो फिर आपको 40A1A में आना पड़ेगा। मोटा मोटी पेमेंट या तो आप नॉन रेसिडेंट को कर रहे हैं और या फिर इंडिया के बाहर जा रहे हैं। तो सर पेमेंट कहां जा रही है? पेमेंट टू रेसिडेंट, लेकिन रेसिडेंट कहां है सर? आउटसाइड इंडिया। और या फिर आप किसको पेमेंट कर रहे हैं? नॉन रेसिडेंट को। अब तुमको उसको इन करो या आउटसाइड इंडिया करो, दोनों केस यहां करो। सर आप पेमेंट रेसिडेंट को कर रहे हैं तभी ये प्रोविजन लग जाएगा 40A1 का। हाँ, अगर वो पेमेंट इंडिया के बाहर जा रही है टू एनी पर्सन आउटसाइड इंडिया। अब एनी पर्सन में वो रेसिडेंट भी हो सकता है और नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है। तो सर पेमेंट आउटसाइड इंडिया जा रही है, हाँ, किसको जा रही है? रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। या फिर पेमेंट इंडिया में किसको जा रही है? नॉन रेसिडेंट को जा रही है, या फिर फॉरेन कंपनी। तो सर फॉरेन कंपनी का स्टेटस नॉन रेसिडेंट ही होता है। तो जो कॉन्सेप्ट अभी हम लोग यहां डिस्कस करने वाले हैं एनआर के लिए या पेमेंट आउटसाइड इंडिया के लिए, मोटा मोटी वही सेम कॉन्सेप्ट अगले पेज पर है 40A1A में। फर्क क्या है सर? फर्क है कि यहां पर 100% डिसअलाउ होता है। सर पेमेंट इंडिया के बाहर जा रही है या नॉन रेसिडेंट को जा रही है और टीडीएस का कंप्लायंस नहीं किए खर्चों पे, तो यहां 100% का डिसअलाउंस है। और यहां पर सर 30% डिसअलाउंस, मतलब 100 रुपया दिए तो 30 रुपए का डिडक्शन नहीं मिलेगा। सर 100 रुपए का रेंट दिया, टीडीएस नहीं काटा, तो अब 100 में आपको 30% का डिसअलाउंस हो जाएगा, यानी अलाउ 70% ही होगा। क्यों? क्योंकि पेमेंट करते समय टीडीएस का कंप्लायंस नहीं किया बिजनेसमैन। ठीक। और जो और भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, इतना ही नहीं है कि हो गया सेक्शन चलो आगे बढ़ो, नहीं है, और भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं। लेकिन मोटा मोटी जो मैं पढ़ाऊंगा 40A1 में वही बात यहां पे भी अप्लाई होगी। ठीक, खाली यहां 30% की डिसअलाउंस है, वहां पर 100% की डिसअलाउंस है। अब ये डिसअलाउंस क्यों है? क्योंकि तुमने टीडीएस नहीं काटा या फिर काट के जमा नहीं किया। सर अगर लेट से काटे, लेट से जमा किए, तो जिस ईयर में तुम कंप्लायंस कर दोगे उस ईयर में डिडक्शन मिल जाएगा एक्सपेंसेस का, लाइक 43B जिस ईयर में पे करोगे उस ईयर में डिडक्शन मिल जाएगा। यहां भी वही है, जिस ईयर में तुम टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को टीडीएस पहुंचा दोगे उस ईयर में खर्चे का डिडक्शन मिल जाएगा। सबसे शुरू की क्लास में बताया था टीडीएस नहीं काटने से क्या होता है। सर डिडक्टर जो पे करता है वो टीडीएस काटता, नहीं काटेगा तो क्या होगा? उसको इंटरेस्ट लगेगा, उसको पेनल्टी लगेगी, उसको पीजीबीपी में खर्चे अलाउ भी नहीं। तो हर बिजनेस में किसी को रेंट पे कर रहा है, किसी को सैलरी पे कर रहा है, किसी को इंटरेस्ट पे कर रहा है, किसी को रॉयल्टी पे कर रहा है, किसी को फी फॉर टेक्निकल सर्विस पे कर रहा है, किसी को कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट कर रहा है। तो हम जितने भी पेमेंट कर रहे हैं उनमें चेक करना होगा टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल है तो काटो टीडीएस, नहीं तो क्या होगा? या तो उधर 100% डिसअलाउ हो जाएगा 40A1 में, और या इधर 40A1A में 30% डिसअलाउ हो जाएगा। डिपेंड करेगा पेमेंट किसको जा रही है। रेसिडेंट इन इंडिया तो इधर आ जाओ, और उधर कौन है फिर? आउटसाइड इंडिया, किसी को भी, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट, या फिर नॉन रेसिडेंट को इंडिया। करते हैं डिस्कस, है ना? फर्क समझा दिया दोनों सेक्शन के बीच में, दोनों पेज के बीच में, और डिसअलाउंस के परसेंटेज में भी फर्क है। काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है।
पेज नंबर 11.36 and 37 section 40A1 versus section 40A1 40A1A है ना। आपको 4 से 5 मार्क्स के लिए ध्यान रखना है इसका। ए बी सी कैटेगरी में पढ़ना चाहते हैं तो ये ए कैटेगरी का कॉन्सेप्ट है, यानी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम नाइट वाली बात है। इन 2 पेज को छोड़ के मत जाना जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सर क्या सैलरी की पेमेंट भी यहां कवर है? सर सैलरी के लिए अलग भी हमें कुछ दिख रहा है, यहां पर थोड़ा और आगे जाएंगे तो यहां पर हमें कुछ और भी प्रोविजन दिख रहे हैं सैलरी से रिलेटेड। यहां पे देखो ध्यान से, ये 40A3 सर any sum which is chargeable under that salary and shall be disallowed if it is payable outside India or to a non-resident in India and tax has not been deducted। अच्छा सर, यानी इसके अंदर सैलरी टू रेसिडेंट इन इंडिया कवर नहीं है, सैलरी टू रेसिडेंट इन इंडिया कवर नहीं है, नहीं कवर है। ध्यान से देखो तुम, एनी सम विच इज चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी, ठीक है, यानी हम एम्प्लॉय को पैसा देना है और वो एम्प्लॉय कहां रहता है, मे बी इंडिया के बाहर और या फिर इंडिया में रहता है लेकिन वो नॉन रेसिडेंट है और हमने वहां पर टीडीएस का कंप्लायंस नहीं किया, टीडीएस हमने काटा ही नहीं, बिना काटे एम्प्लॉय को पेमेंट कर दी, तो सर इसको अलग रखा गया है। अलग रखा गया है मतलब मालूम है क्या कहना चाह रहा है ये हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 कि जब आप 40A1A में रहोगे तो यहां जो है, यहां एक्सपेंसेस इंक्लूड्स, यहां पे एक्सपेंसेस इंक्लूड्स सैलरी ऑल्सो। अगर आप सैलरी की पेमेंट कर रहे हैं एम्प्लॉय इन इंडिया जो रेसिडेंट है तो हमें 40A1A में आना होगा, 40A1A लगाएंगे या 40A3 लगाएंगे। सर 40A3 में गए तो 100% डिसअलाउ हो जाए और 40A1A में गए तो 30% डिसअलाउ होगा। कब? सर पेमेंट ऑफ सैलरी, पेमेंट ऑफ सैलरी टू एम्प्लॉय जो रेसिडेंट हैं इन इंडिया ₹5 लाख विदाउट टीडीएस। थोड़ा रुपये को बढ़ा देते हैं क्योंकि आजकल तो रिबेट वगैरह लेके भी टीडीएस नहीं हो जाएगा 5 लाख पे, तो 15 लाख कर देते हैं। सर क्या हुआ, एग्जाम का क्वेश्चन क्या आया, पेमेंट की है सैलरी की, तो सैलरी तो सर बिजनेस एक्सपेंस है, बिजनेस में हमें एक्सपेंस का काम करता है ना अगर हम अपने एम्प्लॉय को सैलरी देंगे, ये तो कॉमन सी बात है। क्या सर? सर क्या कॉमन सी बात है कि अगर मैं अपने बिजनेस में अपने एम्प्लॉय लोगों को सैलरी देता हूं तो मेरे लिए एक्सपेंस है, सर उसको तो डेबिट करूंगा, अलाउ होना चाहिए। सर ये तो कॉमन सी बात है, हर बिजनेस के लिए तो एम्प्लॉय जरूरी और एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं तो हमें अलाउ करो ना। लेकिन हुआ क्या सर, ये जो आप सैलरी दे रहे हैं अपने एम्प्लॉय को, वो लोग एम्प्लॉय कौन है, रेसिडेंट, कहां है वो लोग, इंडिया में है। कितने की सैलरी दे दी, 15 लाख रुपए की, टीडीएस नहीं काटा? सर नहीं काटा। क्या इस पर टीडीएस एप्लीकेबल है? हाँ सर, टीडीएस सेक्शन 192 एम्प्लॉय की सैलरी पर टीडीएस का सेक्शन है 192, सैलरी की क्लास टीडीएस 192 इज एप्लीकेबल। सर टीडीएस काटना चाहिए था, ब्लंडर हो गया। ओहो ब्लंडर हो गया, तो अब कौन सा सेक्शन लगा, 40A3? नहीं सर, उसमें तो पेमेंट अगर नॉन रेसिडेंट को जाएगी या फिर इंडिया के बाहर जाएगी, नहीं, तो फिर कौन सा लगा, अभी जो सामने में आपके 40A1 है 30% डिसअलाउ। तो क्या करना होगा इसमें सर, 15 लाख का 30%, 4,50,000 क्या हो जाएगा, डिसअलाउ। तुमने तो क्या किया होगा, सैलरी पे करके डेबिट कर दिया होगा बुक्स में 15 लाख रुपए। तो अब सैलरी का खास ध्यान रखना है तुमको, सैलरी का खास ध्यान रखना है तुमको एग्जाम में
कि भाई सैलरी तो बहुत जगह जा सकती है, कहां कहां लेके जाए, 40A1, 40A1A या 40A3। सर 40A3 को अलग क्यों किया मैं बताऊंगा, लेकिन वहां जा ही नहीं रहे हम लोग। और एग्जाम का सिंपल सिंपल क्वेश्चन है कि तुमने बिजनेस के कोर्स में 15 लाख की सैलरी पे कर दी एम्प्लॉय को बिना टीडीएस काटे, जबकि तुमको 192 में टीडीएस काटना चाहिए था। टीडीएस कैसे कटता है सैलरी की क्लास में बता रखा है। टीडीएस 192 का रेट कैसे निकालते हैं और एम्प्लॉयर कैसे मंथली बेसिस पर टीडीएस काटता है, वो सब तुमको पढ़ा रखा है सैलरी की पहली लेक्चर दूसरी लेक्चर। सिंपल आज की क्लास में क्या करेंगे, अगर 15 लाख डेबिटेड है पीएनएल अकाउंट में नेट प्रॉफिट निकालते समय, तो आपको 4,50,000 उसमें एडबैक कर देना है, डिसअलाउ। फिर सर ये अलाउ होगा कि नहीं फ्यूचर में? हाँ, जिस ईयर में तुम इसका टीडीएस का कंप्लायंस करके ना कंप्लायंस करवा दोगे, गवर्नमेंट के पास इसका टैक्स का या टीडीएस का पैसा पहुंच जाएगा तो अलाउ हो जाएगा। अब यही सीखना है, कब अलाउ होगा, किस केस में अलाउ होगा। सर हमने बिना टीडीएस काटे पेमेंट कर दिया तो थोड़ी ना पैसा वापस आएगा, जब टीडीएस काटेंगे वो मेरी थोड़ी ना सुनेगा। तो अब एम्प्लॉय क्या करे कि मुझे बेनिफिट मिल जाए 4.5 लाख का, ये भी तो 4.5 लाख का मुझे नुकसान हुआ है। अभी मैं सिंपल क्या बताना चाह रहा था, सैलरी के लिए हमें 40A3 में जाना पड़ सकता है, लेकिन अगर सैलरी किसको दे रहे हैं, रेसिडेंट इन इंडिया को, तो उधर 40A3 में मत जाना, A1A में रह। ठीक, क्लियर, लिखवा दूंगा, डोंट वरी। अभी थोड़ा और पीछे आते हैं, तो सर यहां पर सैलरी कवर है या नहीं है? सर ये जो लिखा हुआ है इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फी फॉर टेक्निकल सर्विस और एनी अदर सम चार्जेबल, तो सर सैलरी यहां कवर है कि नहीं है? नहीं सर, सैलरी कवर नहीं है। तो सर सैलरी अगर पे करेंगे नॉन रेसिडेंट इन इंडिया या एनी वन आउटसाइड इंडिया, तो कौन सा सेक्शन लगेगा? 40A3 लगेगा। सर 40A3 को अलग क्यों किया 40A1 से? सिर्फ एक चीज के लिए, सैलरी के लिए बताऊंगा, डोंट वरी बताऊंगा, लेकिन वहां भी 100% का डिसअलाउंस है। सर 100% डिसअलाउ तो यहां भी है, फिर ऐसा क्या है यहां जो 40A3 को अलग रखना पड़ गया, बताऊंगा। बट फिलहाल यहां जो भी हम पेमेंट कर रहे हैं सब कवर है, रेंट, रॉयल्टी, लाइसेंस फी, इंटरेस्ट सब कवर है। सर रेंट आएगा इसके अंदर? क्यों नहीं आएगा, रेंट भी आएगा। रेंट पे टीडीएस का कंप्लायंस करना पड़ता है और बिजनेस एक्सपेंस है तुम्हारे। तुम बाहर से लोन लाए हो, बदले में इंटरेस्ट दोगे, बाहर से टेक्नोलॉजी लाए हो, बदले में रॉयल्टी दोगे, बाहर से लोगों से सर्विसेज ले रहे हो, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज। याद आ रहा है? रेसिडेंशियल स्टेटस सेक्शन 915, 916, 917, रेसिडेंशियल स्टेटस सेक्शन 915 इंटरेस्ट, 916 रॉयल्टी, 917 फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज। हम क्या कर रहे थे, पेमेंट इंडिया के बाहर ही तो भेज रहे थे नॉन रेसिडेंट्स को। नॉन रेसिडेंट्स को इंडिया के रेसिडेंट से रॉयल्टी की इनकम हो रही है, तो इंडिया में वो इनकम टैक्सेबल होगी, तो टैक्सेबल होगी तो टीडीएस कटवाओ, टीडीएस कटेगा। लेकिन बिजनेसमैन है कि बिना टीडीएस काटे पेमेंट इंडिया के बाहर भेज रहा है, तो भाई एक बार जो इंडिया के पेमेंट बाहर चली गई तो वापस आएगी टैक्स देने के लिए। एक बार मैंने यहां से 5 करोड़ रुपए का रॉयल्टी पे कर दिया इंडिया के बाहर, समझो मैं बिजनेसमैन हूं, 5 करोड़ की रॉयल्टी चली गई इंडिया से बाहर, तो जो इसने ली है वो इंडिया में आएगा टैक्स जमा करने के लिए? नहीं आएगा। इसलिए गवर्नमेंट ने इतना हार्श एक प्रोविजन बना रखा है कि 5 करोड़ की पेमेंट करते समय टीडीएस काट लो, नहीं तो 5 करोड़ डेबिट करने तुमको नहीं मिलेगा अपनी बुक्स में। और सर अगर मुझे 5 करोड़ रुपया बुक्स में डेबिट करने नहीं मिला तो मेरी इनकम 5 करोड़ से बढ़ेगी, मुझे टैक्स देना पड़ जाएगा। तो गवर्नमेंट ने यहां पर बहुत स्ट्रांग प्रोविजन बना दिया है पीजीबीपी में कि भाई कोई भी खर्चे की पेमेंट जा रही है जो सामने वाले के हैंड पे इनकम है, जो सामने हैंड वाले के हैंड पे टैक्सेबल है, तो इधर से टीडीएस काट करके पैसा जाएगा। और इसीलिए टीडीएस कटता भी है। सर मेरे घर में मुझे एफडी इंटरेस्ट आया था, पापा ने बता रहे थे टीडीएस कट गया। सर मेरे पापा नौकरी कर रहे हैं, मेरे भैया नौकरी कर रहे हैं, उनकी सैलरी पे टीडीएस कट गया। सर बैंक में एफडी करवाई, इंटरेस्ट मिलने वाला था, टीडीएस कट गया। सर कौन बनेगा करोड़पति में जो अमिताभ बच्चन चेक लिखते हैं वो तो फ्रॉड है सर, क्योंकि टीडीएस कट के पैसा मिलता है। तो ये लोग टीडीएस काटते क्यों हैं? इन्हीं सब प्रोविजंस के कारण डिडक्टर को, पेयर को टीडीएस काटना पड़ता है। ठीक है, अब क्या करिए आप, एक बार सिंगल प्यारा सा रीडिंग इसको कीजिए, अगले पेज पर नहीं जाना, इसी पेज पर एक सिंगल प्यारा सा रीडिंग कीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा कि कब टीडीएस काटना जरूरी था, नहीं काटे तो क्या होगा, काट के कब जमा करना था, नहीं जमा किए तो क्या होगा। और अगेन यहां पर आरओआई ड्यू डेट का रेफरेंस आ रहा है, आरओआई ड्यू डेट का रेफरेंस आ रहा है 43B में जैसे था।
कि ROI फाइलिंग की ड्यू डेट तक जमा कर दो, तो यहां भी वैसी ही बातें आ रही। सारा मैं आपको एनालाइज करके दूंगा, बट एक बार प्लेन प्यारा सा रीडिंग कर दो। अब हमारे पास 2 नहीं 3 प्रोविजंस हैं टीडीएस को लेके, 40A1, 40A1A, एंड अगर सैलरी यहां से नहीं कवर हो रही है तो कहां जाएगी, 40A3 में जाएगी। तो बैक टू बैक हम ये तीनों प्रोविजंस डिस्कस करेंगे। प्लीज सिंगल रीडिंग दे दीजिए। पढ़ा बच्चों ने? सर बहुत सिंपल है, एक बार कॉन्सेप्ट को आप समझ लेंगे तो न तो इस सेक्शन में दिक्कत आएगी 40A1 में, नहीं अगले पेज वाले सेक्शन 40A1A में आएगी। कॉन्सेप्ट आपको समझना है। सर टीडीएस के बारे में बहुत बार क्लास में डिस्कशन हो चुका है, और स्पेशली जब हम लोग शुरुआती दौर में थे जहां पर इंट्रोडक्शन का डिस्कशन हो रहा था, टैक्स कंप्यूटेशन कर रहे थे, आपको मैंने बता रखा है ऑलरेडी। टीडीएस का कॉन्सेप्ट में एक डिडक्टर होता है, एक डिडक्टी होता है। डिडक्टर जिसको टीडीएस काटना है, पेयर। मैं अगर तुम्हें कुछ पेमेंट कर रहा हूं तो मैं टीडीएस काट कर तुमको पेमेंट करूंगा, वो टीडीएस का अमाउंट तुम्हारी इनकम होगी। ठीक, इनकम में आप एड ऑन करेंगे ग्रॉसअप, और फिर आपकी जब टोटल टैक्स लायबिलिटी आएगी तो उसमें आप टीडीएस माइनस करोगे। ये वाली बात हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में भी डिस्कस किए, क्योंकि वहां भी टीडीएस का कॉन्सेप्ट था, लॉटरी की इनकम, कैजुअल इनकम में, डिविडेंड में, इंटरेस्ट में। अच्छा, इसकी डिटेल डिस्कशन तो मुझे लगता है मैंने आपके साथ सैलरी की क्लास में भी कर रखी है, जहां पर एम्प्लॉयर टीडीएस डिडक्ट करके एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रहा था। तो एम्प्लॉयर को क्या करना था, टीडीएस डिडक्ट करके जमा करना था गवर्नमेंट को, और एम्प्लॉय क्या करेगा सर, अपनी जो सैलरी मिली है उसको टीडीएस कटने के बाद उसमें टीडीएस का अमाउंट जोड़ के ग्रॉस लेवल पे दिखाएगा। सैलरी की क्लास। और या फिर आप है ना डिस्कस मेरे से कर चुके हो टैक्स कॉम्प्यूटेशन की क्लास, बेसिक, जब इंट्रोडक्शन सीरीज शुरू हुई। ठीक, एग्जांपल दिया था कि जैसे बैंक वाले एफडी पर इंटरेस्ट देते हैं तो बैंक वाले टीडीएस काटेंगे और गवर्नमेंट को जमा करेंगे। आपका पैन नंबर वहां पर साथ में रहेगा ताकि उसका क्रेडिट आपको मिल सके। तो अभी हम लोग इसका कहां डिस्कशन कर रहे हैं, पीजीबीपी चैप्टर में। हम लोग पीजीबीपी इनकम, हम लोग आज के दिन कहां है, पीजीबीपी चैप्टर में क्या कंप्यूट कर रहे हैं सर, एसएससी का पीजीबीपी इनकम कंप्यूट कर रहे हैं। पीजीबीपी इनकम कंप्यूट कर रहे हैं, राइट सर। एसएससी पीजीबीपी इनकम कंप्यूट करते समय हम ये देख रहे हैं कि उसको एक्सपेंसेस जो उसने पे किए हैं, एक्सपेंसेस जो उसके पेड या पेएबल है, किसके, एसएससी के। पढ़ते हैं ना कि सर अगर कोई भी टैक्स पेयर एसएससी जिसकी पीजीबीपी इनकम है, तो पीजीबीपी इनकम कंप्यूट करते समय जो भी एक्सपेंसेस है उसके बिजनेस के, पेड या पेएबल, उसका वो डिडक्शन ले सकता है, राइट। तो ये एक्सपेंसेस पे कर रहा है कौन, एसएससी, जिसके हम पीजीबीपी इनकम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कौन है, पेयर, एक्सपेंसेस पे कर रहा है। सामने वाला कौन है, पेई, जिसको ये इनकम मिल रही है। सर मेरे लिए एक्सपेंस है, मैं तुम्हें सैलरी दे रहा हूं, मैं एक बिजनेसमैन, मैं तुम्हें सैलरी दे रहा हूं तो वो मेरे लिए एक्सपेंस है। मैं बैंक हूं, एफडी पे इंटरेस्ट दे रहा हूं तुमको, तो वो मेरे लिए एक्सपेंस है। मैं तुम्हें रेंट दे रहा हूं तो वो मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस। तो सर पेयर के लिए वो क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस पेड या पेएबल का डिडक्शन मिलेगा और पीजीबीपी इनकम कंप्यूट होगी। अब जिसके पास पैसा जा रहा है वो कौन है, पेई। उसके पास ये मेरे लिए एक्सपेंस है, सामने वाले के लिए क्या बन जाएगा, इनकम बन जाएगा। तो टीडीएस की लैंग्वेज में क्या होगा सर, पेयर को टीडीएस डिडक्ट करना है तो ये बन जाता है डिडक्टर, ये बन जाता है डिडक्टर, और जिसका टीडीएस इनकम पर कट रहा है वो बन जाता है डिडक्टी, टीडीएस की लैंग्वेज में। सर मैं जब एक्सपेंसेस की पेमेंट करूंगा, अगर टीडीएस एप्लीकेबल है तो मैं टीडीएस डिडक्ट करके पे करूं, जिसका क्रेडिट फिर सामने वाले को मिलेगा। और टीडीएस जब मैं डिडक्ट करूंगा तो पैसा मैं गवर्नमेंट के पास भेज दूं। यह कंप्लायंस का बेसिकली पर्पस। तो कहता है एसएससी अगर पीजीबीपी इनकम कंप्यूट कर रहा है तो उस पर एक्सपेंसेस का डिडक्शन उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा का सवाल उठ रहा है। तो फिर देखा जाएगा कि उसने टीडीएस का कंप्लायंस किया है तो डिडक्शन दे दो, और टीडीएस का कंप्लायंस नहीं किया है तो सर 40A1 में 100% डिसअलाउ, 40A1A में 30% डिसअलाउ। मोटा मोटी आइडिया ये, ठीक। तो सर हम यहां क्या पढ़ रहे हैं, 40A1,
नॉन कॉम्प्लायंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ टीडीएस वेयर द पेमेंट इज मेड टू नॉन रेसिडेंट और टू एनी पर्सन आउटसाइड इंडिया। आपने टीडीएस का कंप्लायंस नहीं किया है और आप पेमेंट कर रहे हैं, तो सर अगर टीडीएस का कंप्लायंस नहीं किया तो क्या होगा? पेमेंट एक्सपेंसेस 100% डिसअलाउ हो जाएगी, नो डिडक्शन। नो डिडक्शन में क्या हो गया सर? 100% डिसअलाउंस हो। नो डिडक्शन विल बी अलाउड वेयर एनी इंटरेस्ट, खर्चे का नाम है, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फी फॉर टेक्निकल सर्विस और एनी अदर सम चार्जेबल अंडर दिस एक्ट। कोई भी और पैसा जो सामने वाले के हैंड पे इंडिया में टैक्सेबल हो, जैसे कि रेंट भी हो सकता है सर इसमें। सर मैं तुम्हें कोई पेमेंट कर रहा हूं तो वो पेमेंट तुम्हारी इंडिया में इनकम होनी चाहिए, टैक्सेबल होनी चाहिए। अब तुम नॉन रेसिडेंट हो तो जनरली नॉन रेसिडेंट के लिए हम लोग क्या पढ़े हैं? इनकम उसकी 911 से लेकर 918 में कहीं भी टैक्सेबल हो सकती है। प्लस नॉन रेसिडेंट को अगर हम इंडिया में पे करते हैं तो सेक्शन 5 रेसिडेंशियल स्टेटस अगर आपको याद हो, अगर इंडिया में पैसा रिसीव करोगे तो टैक्स देना होगा। नॉन रेसिडेंट हो, इंडिया में पैसा रिसीव किए हो तो टैक्स। इंडिया से इनकम एक्रू या डिम्ड टू बी एक्रू हो रही है तो टैक्स। और वो डिम्ड टू बी एक्रू का ही तो कॉन्सेप्ट 911 से लेकर 918 में पढ़ते हैं नॉन रेसिडेंट्स के लिए। तो सर अगर नॉन रेसिडेंट को इंडिया से इनकम हो रही है, क्योंकि यहां पर पेई कौन है? हम पेमेंट किसको कर रहे हैं? नॉन रेसिडेंट को। इनकम का नेचर यानी एक्सपेंस, मेरे लिए एक्सपेंस, तुम्हारे लिए इनकम। नेचर क्या है? इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फी फॉर टेक्निकल सर्विस और एनी अदर सम विच इज चार्जेबल, जिस पर इंडिया में टैक्स लगने वाला है। मे बी रेंट, मे बी एनीथिंग एल्स। बट सर इस डिस्कशन में सैलरी नहीं आ रहा है। डिस्कशन आपके साथ हो गया है सैलरी के लिए अलग से 40A3 है, जहां पर अगेन 100% डिसअलाउंस का कॉन्सेप्ट है अगर टीडीएस का कंप्लायंस ना करें तो कहता है वेरियस पेमेंट कर रहा है विच इज पेएबल। कहां है सर? इंडिया से बाहर जा रहा है या फिर इंडिया में किसको जा रहा है? नॉन रेसिडेंट को, जो कंपनी नहीं है, या फिर फॉरेन कंपनी को जा रहा है। और क्या हुआ है सर? जिस पर टीडीएस एप्लीकेबल था, यस, टैक्स इज डिडक्टेबल एट सोर्स, मतलब टीडीएस एप्लीकेबल है। टीडीएस काटना चाहिए था, हाँ सर टीडीएस काटना चाहिए था, बट डिडक्ट नहीं किए और पेमेंट कर दी। डिडक्ट बिना किए पेमेंट कर दी। या फिर और डिडक्ट कर लिया है सर, हाँ डिडक्ट कर लिया है, बट गवर्नमेंट को पे नहीं किया। टीडीएस काट के गवर्नमेंट को पे करना था ना सर, गवर्नमेंट को पे नहीं किया। कब तक? आरओआई के ड्यू डेट तक पे नहीं किया है। जनरली आरओआई का ड्यू डेट हम लोग कौन सा लेते हैं? 31 जुलाई ले सकते हैं, आपका 31 अक्टूबर ले सकते हैं, और या फिर 30 नवंबर ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन की एसएससी कौन है। आरओआई ड्यू डेट सेक्शन 139(1) बहुत बार बात हो गई है आपकी, इनफैक्ट 43B में भी बात हुई। सर क्या गलती हुई? टीडीएस नहीं काटा। पहले क्या देखना है? टीडीएस एप्लीकेबल है या नहीं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहां पे एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। यहां पे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, टीडीएस नॉट एप्लीकेबल। इसमें आऊंगा मैं आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूं इंपोर्ट का। सर मिस्टर एक्स बिजनेसमैन है, एग्जाम का क्वेश्चन है, मान लो मिस्टर एक्स बिजनेस, इसने अपने बिजनेस के केस में इंपोर्ट किया है गुड्स का। इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। सप्लायर कौन है? सप्लायर मिस्टर ए जो नॉन रेसिडेंट है, और इंपोर्ट मान लो 1 लाख रुपए का है। 1 लाख रुपए का है। सर मैंने गुड्स इंपोर्ट किया है फॉरेन से, पेमेंट किसको करनी है? नॉन रेसिडेंट को, 1 लाख रुपए की। सर उसके बाद क्या हुआ? मैंने पेमेंट कर दी। पेमेंट ऑफ ₹1 लाख मेड टू मिस्टर ए विदाउट टीडीएस। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन में ऐसे दे रखा है कि तुमने गुड्स इंपोर्ट किया है बाहर से, अब पेमेंट करने की बारी आई तो पूरा पेमेंट कर दिया 1 लाख रुपया का बिना टीडीएस के, मतलब टीडीएस काटा ही नहीं। तो आपको एग्जाम में क्या लिखना है? ये जो पेमेंट है, पेमेंट ऑफ ₹1 लाख टुवर्ड्स परचेज, टुवर्ड्स परचेज। सर परचेज बुक्स में डेबिट होगा, अलाउ होगा कि नहीं? टुवर्ड्स परचेज, ये तुम्हारी परचेज है ना बिजनेस में, इंपोर्ट कर रहे हो गुड्स की, तो ये तुम्हारे लिए क्या है? परचेज अकाउंट डेबिट। तो सर परचेज किए, अब पेमेंट कर दी। सर पेमेंट बिना टीडीएस के कर दी, तो कोई बात नहीं, टुवर्ड्स परचेज ऑफ गुड्स आर फुल्ली allowed even if
TDS is not made as TDS provisions are not applicable on import of goods। अब तुम क्या सोच रहे हो, सर मैं तो 40A1 लगा के इसको तो 100% क्या कर दूंगा, डिसअलाउ कर दूंगा। अरे सर देखो ना, पेमेंट नॉन रेसिडेंट को की है, 1 लाख की कर दी बिना TDS काटे। आपने पढ़ाया था ना 40A1, सर सेक्शन तो याद नहीं था, मैंने डिसअलाउ कर दिया सर, इसको एडबैक कर दिया। पीजीबीपी इनकम निकालते समय सर मैंने नेट प्रॉफिट में 1 लाख रुपए जोड़ दिया। अरे ऐसा कुछ भी नहीं करना था आपको। बेसिक चीज पहले क्या चेक करो, TDS एप्लीकेबल है या नहीं। पहला स्टेप तुम्हारा क्या होना चाहिए, सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, वेदर TDS इज एप्लीकेबल और नॉट, ये चेक करना होगा आपको। स्टेप 1, वेदर TDS प्रोविजन इज एप्लीकेबल और नॉट। शुरुआत आपको यहां से करनी है। स्टेप 1, सर यही चीज बुक में लिखी हुई भी है। इफ TDS प्रोविजन इज, इफ TDS इज डिडक्टेबल, ऐसे लिखा हुआ है देखो, ऑन विच टैक्स इज डिडक्टेबल एट सोर्स। हमने जो पेमेंट की है उस पर TDS के प्रोविजन एप्लीकेबल है या नहीं है, पहले वो देखो, और फिर देखो कि तुमने उस पर TDS काटा है कि नहीं काटा है, काटने के बाद जमा कब किया है, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो बाद के स्टेप्स हैं। सबसे पहले देखो कि जो मैं पेमेंट कर रहा हूं, अच्छा मैं जो पेमेंट कर रहा हूं उस सामने वाले की इनकम तो है। सर इंपोर्ट ऑफ गुड्स, मैंने इंपोर्ट ऑफ गुड्स किया है, सामने वाले से परचेज किया है। सामने वाले को जब मैं 1 लाख रुपए की पेमेंट कर रहा हूं तो मेरे लिए परचेज है, सामने वाले के लिए सेल है। सर ये इनकम तो है, लेकिन सर ये इनकम टैक्सेबल भी तो नहीं है। अगर आप सेक्शन 911 में जाते हैं ना, रेसिडेंशियल स्टेटस, किसके लिए जाएंगे आप, पेमेंट किसको मिल रही है, मिस्टर ए नॉन रेसिडेंट को ना। तो क्या बोलना है यहां पे, देयर इज नो बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, हैंस इस परचेज से कोई, सर मैंने परचेज किया है, मैं मिस्टर एक्स हूं, मैंने परचेज किया है, परचेज से तो मुझे इनकम नहीं होगी। मैं सामने वाले की बात कर रहा हूं, मिस्टर ए नॉन रेसिडेंट जिसने ये प्रोडक्ट सेल किया, सप्लायर, उसने 1 लाख का माल इंडिया में बेचा है, बट क्या उसका इंडिया में कोई फैक्ट्री, कोई ब्रांच, कोई ऑफिस है क्या, नहीं सर। सर ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में ना, जब उधर से हम इंपोर्ट करते हैं, हम गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इंपोर्टर इंडिया में कोई बिजनेस प्रेजेंस रखता ही नहीं है। तो जनरली इसमें 911 के अंदर हम लोग उसका डिस्कशन करते हैं सप्लायर के लिए, जिसने माल भेजा इंडिया, मिस्टर ए नॉन रेसिडेंट को जो हमने इनकम 1 लाख रुपए दी, क्या उसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल है। तो जनरली इसका डिस्कशन रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर में होता है, रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर में होता है, और हम कहते हैं 911 देयर इज नो बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, हैंस इनकम डज नॉट एक्रू और arise in India in the hands of Mr. A, जो सप्लायर। सर सप्लायर ने इंडिया माल भेजा है, हो सकता है उसको प्रॉफिट हुआ है, ऑब्वियसली हुआ ही होगा। सर चाइना में बैठा आदमी इंडिया में करोड़ों रुपए का माल भेज रहा है, तो क्या उसको वहां प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा, हो रहा होगा, लेकिन उस प्रॉफिट पे इंडिया में उसको कोई टैक्स नहीं देना है। क्यों, क्योंकि उसका इंडिया में कोई ब्रांच, ऑफिस, बिजनेस कनेक्शन, एस्टेब्लिशमेंट, फैक्ट्री एक्सेट्रा नहीं। और जब इंडिया में उसकी इनकम टैक्सेबल ही नहीं हो रही है, तो सर TDS के प्रोविजन कैसे लगेंगे। तो वही मैंने लिखा है, क्या TDS प्रोविजंस आर नॉट एप्लीकेबल ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स। इंपोर्ट के समय अगर मैं कोई गुड्स इंपोर्ट करता हूं तो सामने वाली की कोई इनकम इंडिया में टैक्सेबल ही नहीं है, टैक्सेबल ही नहीं है, तो TDS क्या कटेगा। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये बहुत आपको एग्जाम में ना बहुत कंफ्यूज करता है, ये चीज पूछ के ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि तुमने गुड्स इंपोर्ट किया है, पेमेंट कर दी और TDS ही नहीं काटा। बच्चे क्विक एग्जाम में क्या करते हैं, हाँ सर हम तो डिसअलाउ करके आ गए, नहीं करना है। क्यों, सर इंपोर्ट पे TDS के प्रोविजन ही एप्लीकेबल नहीं है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, सर इंपोर्ट के केस में सामने वाले के हैंड्स पे इंडिया में कोई इनकम टैक्सेबल ही नहीं होती है, तो TDS क्या काटे। स्टेप 1, TDS के प्रोविजन एप्लीकेबल है या नहीं है वो देखो,
फिर स्टेप 2, टीडीएस कटा कि नहीं कटा। स्टेप टू वेदर टीडीएस इज डिडक्टेड। हो सकता है यही डिफॉल्ट कर दो तुम, टीडीएस काटा ही नहीं सर, नहीं सर काटा है हमने, तो फिर अगला स्टेप चेक करो वेदर इट इज पेड। ऐसे करके एक एक करके स्टेप फॉलो करोगे, ठीक है, तब जाके पीजीबीपी में आप अलाउ डिसअलाउ कर पाओगे। टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल है या नहीं है, पहला स्टेप है सर एप्लीकेबल। दूसरा स्टेप, टीडीएस काटा कि नहीं काटा, सर काटा है। तीसरा स्टेप, टैक्स टीडीएस जमा हुआ है कि नहीं हुआ है, तो अलाउ कर दो। अगर सबके आंसर यस आ रहे हैं, हाँ सर टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल है, टीडीएस कटा है और टीडीएस जमा भी हुआ है, तो 100% अलाउ करो, डिसअलाउ की बात ही नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि तुम सारा कंप्लायंस कर रहे हो। लिखिए इसको अच्छे से। डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट। डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट। डन। लिखा आपने सर? तो ये मोटा मोटी हम लोगों ने यहां से यहां तक अभी एनालाइज कर लिया, यहां से यहां। अब ये पॉइंट क्या कहता है, ये वाला नीचे वाला चार्ट सर, ये कहता है अगर टीडीएस अभी नहीं काटे हो या नहीं जमा किए हो, तो जब फ्यूचर में टीडीएस काट लोगे, फ्यूचर में टैक्स का पैसा जमा कर दोगे, तो आप एक्सपेंसेस का डिडक्शन पेड बेसिस पर ले लेना। बस इतना ही कर रहा है। ऊपर में क्या हुआ, बोला खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्यों? तुमने टीडीएस नहीं काटा या काट के जमा नहीं किया, तो आगे कभी ना कभी टीडीएस काटोगे, आगे कभी ना कभी तुम टीडीएस जमा करोगे। तो जिस ईयर में तुम फाइनली टैक्स जमा कर दोगे, जिस ईयर में फाइनली तुम टैक्स जमा कर दोगे, उस ईयर में मैं तुम्हें खर्चे का डिडक्शन दे दूंगा। उस ईयर में सच सम शैल बी अलाउड, यानी एक्सपेंसेस का डिडक्शन मिल जाएगा। एक्सपेंसेस विल बी allowed as deduction in the year in which TDS is finally paid। सर ये वाली रिलीफ ना 40A3 में नहीं है। ये जो रिलीफ पढ़े ना, ये कि जिस ईयर में फिर फाइनली तुम टीडीएस काट के जमा कर दोगे, उस ईयर में हम डिडक्शन दे देंगे, सर ये वाली रिलीफ ना 40A3 में नहीं है। 40A3 को इसलिए अलग किया गया है सैलरी के केस में। नॉन रेसिडेंट को सैलरी पे की हो, टीडीएस नहीं काटे, 100% डिसअलाउड। सर आगे टीडीएस काट के जमा कर दूं तो कोई रिलीफ नहीं है, नहीं मिलेगा अलाउंस, नहीं मिलेगा डिडक्शन। ये जो आपने अभी अभी 4 लाइन पढ़ा कि आगे जिस ईयर में टीडीएस काट के जमा कर देंगे, उस ईयर में डिडक्शन मिल जाएगा, बेनिफिट है ना, ये रिलीफ है ना एक तरह से। ये रिलीफ 40A3 में अवेलेबल नहीं है सैलरी के केस में, नॉन रेसिडेंट के। सर आज हमने इस ईयर में सैलरी पे कर दी बिना टीडीएस काटे नॉन रेसिडेंट को, डिसअलाउड। अब आगे अलाउ कभी होगा ही नहीं। ये वाली जो 4 लाइन की रिलीफ है वो 40A3 में एप्लीकेबल नहीं है, तो इसीलिए सैलरी को 40A3 को अलग रखा गया। गवर्नमेंट सैलरी के केस में थोड़ी और सख्त है, बोलती है ना पेमेंट सैलरी करते समय, सैलरी की पेमेंट करते समय टीडीएस का कंप्लायंस करना ही होगा, नहीं तो हम फ्यूचर में इसका कभी भी अलाउंस एक्सपेंसेस को अलाउ नहीं करेंगे। तुम कंप्लायंस करो ना करो, हम फ्यूचर में तुमको अलाउ नहीं करेंगे खर्च। तो ये वही बोल रहा है, 43 भी जैसा ही है। अच्छा अभी डिसअलाउ हो गया, आगे अलाउ ले लेना जिस ईयर में तुम खर्चा पे करोगे। 43 भी इसमें क्या लिखा है, जिस ईयर में टीडीएस का कंप्लायंस कर दोगे, उस ईयर में खर्चे का डिडक्शन ले लो। बहुत सिंपल है। सर ये क्या कहता है, ये एक अलग ही कहानी है, इसको हम लोग अभी क्लास एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ये क्या कहता है, ये एक अलग ही कहानी है, इसको क्लास एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, अभी उसमें नहीं जा रहे। अभी मैं बेसिक फंडा आपका डेवलप करना चाह रहा हूं और थोड़ा सा बेसिक। अभी आपने एक इंपोर्ट का केस देखा नॉन रेसिडेंट के लिए, सर बिना टीडीएस काटे पेमेंट कर दिया, खर्चा अलाउ हो जाएगा परचेज का। हाँ क्यों? क्योंकि टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल ही नहीं। अब बेसिक फंडे में आते हैं, पेज नंबर 11.36 या 37, 40A1 एंड 40A1A। A1A में हम कब आएंगे, पेई कौन होना चाहिए,
पेई, पेई रेसिडेंट होना चाहिए और उसको पेमेंट इंडिया में कर रहे हैं, रेसिडेंट इन इंडिया, पेमेंट इन इंडिया होना चाहिए, पेमेंट इन इंडिया टू रेसिडेंट, इंडिया में पेमेंट रेसिडेंट को, तब आएंगे 40A1A में, नहीं तो फिर चले जाएंगे 40A1 में। बट सैलरी का केस 40A1 से निकल के 40A3 में चला जाए। ठीक, सैलरी 40A1 में नहीं है। यही बात हुई आपके साथ। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक बार टीडीएस के कॉन्सेप्ट को समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। मैं आपको बेसिक एक एग्जाम्पल का फंडा बता रहा हूं, फिर ये चीज मैं आगे टीडीएस की क्लास में नहीं बताऊंगा। आगे आपका टीडीएस टीसीएस का क्लास होना है ना, वहां मैं नहीं बताऊंगा। पहले टीडीएस का एक फंडा समझ लो। क्या कहता है सर, मान लो आपने कोई सर्विसेज ली है, कब? जुलाई मंथ। जुलाई मंथ में आपने सर्विसेज ली, 1 लाख रुपए की फीस पेमेंट करनी है और उस पर टीडीएस का रेट है मान लो 10%। अभी मैं आर की बात नहीं बता रहा, कॉमन कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जो आर के लिए भी एप्लीकेबल है और एनआर के लिए भी एप्लीकेबल है। सर ये कॉमन कॉन्सेप्ट है, कॉमन कॉन्सेप्ट है, कॉमन, चाहे आप 40A1 की बात करो और चाहे आप 40A1A की बात करो। कॉमन कॉन्सेप्ट क्या? सर मैंने बिजनेस के कोर्स में एक सर्विस ली है, सर्विस रेंडर्ड मतलब सर्विस रिसीव्ड, बेसिकली रेंडर्ड की जगह पर मान लो मैं सर्विस रिसीव्ड लिख देता हूं, सर्विस रिसीव्ड। तो 1 लाख रुपया की जो पेमेंट करनी है, अमाउंट पेएबल, अमाउंट पेएबल, तो ये मेरे लिए क्या होगा? एक्सपेंस इन नेचर, एक्सपेंस इन नेचर मेरे लिए। मैं अपने लिए बात कर रहा हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैंने एक सर्विसेज ली है 1 लाख रुपए की, पेमेंट करते समय टीडीएस काटना है 10% का, ये मेरे लिए खर्चा है। अब सर्विसेज जुलाई मंथ में कब लिए? सर 21 जुलाई को सर्विस ना कंप्लीट हो गई है। तुम बुक्स में, अपने बुक्स में जनरल एंट्री पास करोगे, सर्विस लिए, अच्छा कंसल्टिंग सर्विसेज डेबिट, किससे लिए? एक्स से, एक्स को क्रेडिट। क्या पूरा पैसा दे दोगे उसको 1 लाख रुपया? नहीं सर, 10% का टीडीएस काटने आपने बोला है। तो टीडीएस कैसे कटता है उसकी जनरल एंट्री बता रहा हूं। टीडीएस काटने की जनरल एंट्री क्या है? सर खर्चा तुम पूरा 1 लाख रुपया डेबिट करो, सामने वाली पार्टी को 10% टीडीएस काट कर देना है, तो लाइबिलिटी 90,000 की क्रिएट करो और 10,000 की आप टीडीएस की लाइबिलिटी क्रिएट करो। सर बुक्स में टीडीएस की लाइबिलिटी क्रिएट होगी 10,000 रुपए की। सर ये जनरल एंट्री कब पास होगी? टीडीएस की लाइबिलिटी कब होगी? जिस समय आप बुक्स में क्रेडिट कर रहे हो मिस्टर एक्स को। मिस्टर एक्स से तुमने 1 लाख रुपए की सर्विस ली है, अब इस सर्विस को डेबिट तो करोगे बुक्स में, मिस्टर एक्स को क्रेडिट तो करोगे, बस उसी दिन तुमको टीडीएस काटना है। कट गया सर टीडीएस? हाँ, इसी को बोलते हैं टीडीएस कटना। सर हम लोग क्लास में क्या बात करते हैं? पेमेंट करते समय या बुक्स में एंट्री पास करते समय टीडीएस काटो, तो ये टीडीएस के डिडक्शन की एंट्री हो गई, कट गया टीडीएस। देख लो 1 लाख रुपए के खर्चे में हमें 90,000 ही तो पेमेंट करना है, तो 10,000 कहां गया? सर टीडीएस कट गया, इसको बोलते हैं टीडीएस काटना। सर ये क्या है, कौन सी डेट है? देखो ध्यान से, 21 जुलाई। 21 जुलाई को क्या किया है तुमने? डेट ऑफ क्रेडिट इन द बुक्स, क्रेडिट टू द अकाउंट ऑफ पे, जिसको तुम पैसा देने वाले हो उसके अकाउंट को क्रेडिट किए। अकाउंट को क्रेडिट करते समय आपको 10,000 रुपए 10% का टीडीएस काटना है और क्रेडिट 1 लाख का नहीं देना है उसको, पार्टी को 90,000 का देना है। अच्छा कभी कभी लोग क्या करते हैं, मिस्टर एक्स के जगह लिख देते हैं सस्पेंस अकाउंट, तो भी टीडीएस कटेगा इवन इफ सस्पेंस अकाउंट इज क्रिएटेड। लोग टीडीएस से बचने के लिए क्या करते हैं, सर खर्चा तो मुझे पता है 1 लाख रुपया का, लेकिन पेमेंट किसको करना है ना, नाम कंफर्म नहीं है, तो नाम लिखो मिस्टर एक्स या सस्पेंस अकाउंट लिखो, तुमको टीडीएस काटना ही पड़ेगा 21 जुलाई। सर टीडीएस कट गया? हाँ सर टीडीएस कट गया। तो ये होता है तुम्हारा डेट ऑफ डिडक्शन ऑफ टीडीएस 21 जुलाई। कैसे निकलती है डेट सर? डेट ऑन विच टीडीएस शुड बी डिडक्टेबल। कैसे निकलती है सर? जिस दिन तुम बुक्स में पेई को क्रेडिट करते हो, जिस दिन तुम बुक्स में पेई को क्रेडिट करते हो उसी दिन तुमको टीडीएस काटना होता है। सर अगर टीडीएस डिडक्ट करने में डिले किए तो, मतलब काटना था जुलाई में और काटे हो जाके सितंबर में, तो डिले हो सकता है ना। सर ये वाली पेमेंट बिना टीडीएस के कर दी, सर अगली पेमेंट में ना सर टीडीएस काट लेंगे पूरा, पहले वाला नया वाला सब मिला के। जुलाई में तुमने पेमेंट बिना टीडीएस काट के कर दी, आगे याद आया गलती, तो तुमने जाके सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में जब दूसरी बार पेमेंट जा रही थी इसको, तो उसमें तुमने टीडीएस काटा, पहला पुराना नया सब मिला के।
तो डिले हो गया। सर टीडीएस काटने में डिले हो जाए तो कुछ नहीं होगा, तुमको 1% पर मंथ का इंटरेस्ट देना होगा सेक्शन 201। सर सेक्शन 201 हमारे सिलेबस में हमें पढ़ना है क्या? जी हाँ पढ़ना है, टीडीएस टीसीएस की क्लास में पढ़ना है। प्लीज ध्यान रखना, अभी से तुम्हारा बेस बन रहा है टीडीएस टीसीएस चैप्टर का। सर क्या ये जो सेक्शन आप कोट कर रहे हैं इतने प्यार से, क्या हमें सिलेबस में पढ़ना है 201? हाँ जी 17.54 टीडीएस की क्लास, सेम वॉल्यूम। टीडीएस काटना था सर, काटने में डिले हो गया। एक होता है भूल जाना, नहीं सर भूले नहीं है, काटने में डिले हो गया है तो कोई बात नहीं, जितना डिले करोगे उतना तुमको गवर्नमेंट को इंटरेस्ट देना पड़ेगा 1% पर मंथ से। परफेक्ट डेट कौन सी है काटने की? अगर इस एग्जांपल में देखो तो जिस दिन तुम बुक्स में जनरल एंट्री पास कर रहे हो, पार्टी को क्रेडिट कर रहे हो, खर्चे को डेबिट कर रहे हो, उस दिन तुम्हारे को टीडीएस काटना है। क्या हमने काट लिया? हाँ सर देखो ना, पार्टी को हमने 10,000 कम से क्रेडिट किया, टीडीएस कट गए। अब अगली बारी क्या है? ये मैं टीडीएस की क्लास में हूं, टीडीएस कैसे कटता है अभी मैं 40A1 और 1A में नहीं आया। उसमें तो बोलता है टीडीएस कभी भी काट लो और कब तक जमा कर लो, आरओआई के ड्यू डेट तक। अभी पढ़ा ना आपने, वहां क्या लिखा था? टीडीएस काट लो, कभी भी काट लो। ये लिखा था टीडीएस काटो और काटने के बाद जमा करो। जमा कब तक कर लेना? अभी जो पढ़े आप लॉ, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें सिंपल लिखा हुआ है कि टीडीएस काट लो बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। वेदर टीडीएस डिडक्टेड और नॉट, बस हमें यही देखना है। उसमें आपको ये नहीं बोला सेम मंथ में काटो और ऐसे वैसे काटो, कुछ नहीं बोला टीडीएस काटा है कि नहीं काटा है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, टीडीएस इज नॉट डिडक्टेड। मैंने बोला टीडीएस काट लिया सर, काट लिया तो अलाउ करो। सर टीडीएस काट लिया नहीं तो डिसअलाउ। सर काटने के बाद जमा नहीं किया तो डिसअलाउ, मतलब काटो और जमा कर दो। अब इसमें ये कहीं नहीं बोल रहा है कि सेम मंथ में काटना है, बोल रहा काट लो तुम और जमा कर दो। कब तक? आरओआई के ड्यू डेट तक। तो ये पीजीबीपी के नियम है, अभी मैं आऊंगा इसमें। अभी मैं आपको टीडीएस के जनरल प्रोविजंस बता रहा हूं जो आगे टीडीएस की क्लास में मिलेंगे, जो एज ए एग्जामिनी तुमको ध्यान भी रखना है, तुम्हारे सिलेबस में ये सब चीजें हैं। सर जुलाई का खर्चा है, जुलाई की जनरल एंट्री है खर्चे की, जुलाई में पार्टी को क्रेडिट कर रहे हैं, जुलाई में टीडीएस काट लिया। अब जमा कब करे इसको गवर्नमेंट को? सर गवर्नमेंट को अगले महीने की 7 तारीख को जमा करना पड़ेगा। प्लीज ध्यान रखना एग्जाम नाइट, टीडीएस का पैसा जो लायबिलिटी अभी अभी क्रिएट की है, अगर वो अप्रैल से लेकर फरवरी मंथ की लायबिलिटी है तो अगले महीने की 7 तारीख को जमा करना हो। सर 7 तारीख से लेट से जमा किए तो फिर से मीटर चालू होगा और इस बार मीटर 1.5% पर मंथ का होगा, 1.5% पर मंथ का होगा। अगेन पेज नंबर 201। काटना भूल गए तो 1% और काट के जमा करना भूल गए तो परसेंटेज बढ़ जाएगा, 1.5% पर मंथ है। ये पर मंथ, पर एनम नहीं है, पर मंथ का रेट ऑफ इंटरेस्ट। सर बट गवर्नमेंट बोलती है अगर खर्चा मार्च का है, लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, तो यहां बुक्स को क्लोज करने में थोड़ा टाइम लगता है, काफी सारे प्रोविजंस बनाने पड़ते हैं, पूरे साल भर के देखने पड़ते हैं कौन से खर्चे हम कहीं जनवरी से अप्रैल से लेकर फरवरी में कहीं डेबिट करना तो नहीं भूल गए, टाइम लगता है। सर जब मार्च में आप बुक्स क्लोज करते हैं ना, तो बुक्स क्लोज थोड़ा लेट से होता है, 31 मार्च को ही हो जाता नहीं है। पूरे साल भर का तुमको खर्चे की रिकंसिलेशन करनी पड़ती है, अप्रैल से लेकर फरवरी में कहीं कोई खर्चा तुमने डेबिट करना तो नहीं भूल गए, पिछले सालों में क्या हिसाब किताब था, बुक्स क्लोज करने में टाइम लगता है। तो गवर्नमेंट को ये बात पता है, तो गवर्नमेंट बोलती है कोई बात नहीं, तुम टैक्स का पैसा जो टीडीएस का है अगले महीने की 7 यानी 7 अप्रैल नहीं, तुम 30 अप्रैल को जमा करना, 30th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, 30 अप्रैल एक्स्ट्रा टाइम मिलता है आखिरी महीने को। जनरली टीडीएस काटने के बाद अगले महीने की 7 तारीख तक जमा करना है और मार्च के महीने का तुम 30 अप्रैल तक जमा कर सकते हो, ये टीडीएस का प्रोविजन हो। तो डिडक्ट भी कर लिया और जमा भी कर दिया। अच्छा ये जनरल फीचर बता रहा हूं टीडीएस का, टीडीएस के अंदर कुछ ऐसे भी नियम है, आगे बताऊंगा, जब टीडीएस पेमेंट बेसिस पर कटता है। ये भी पेमेंट कर रहे हैं क्या पार्टी को? नहीं, अभी पार्टी को क्रेडिट किया है। सर टीडीएस काटने का एक और नियम है क्या? पार्टी को जब क्रेडिट करो तब टीडीएस काटना ना काटना कोई दिक्कत नहीं है, पेमेंट करते समय टीडीएस काटना है, वो भी एक अलग नियम है। तो वो मैं टीडीएस की क्लास में बता दूंगा। देखो टीडीएस के काटने के 2 नियम है, एक जब तुम बुक्स में क्रेडिट एंट्री पास करते हो तब काट लो, और या फिर क्रेडिट छोड़ दो, जब बुक्स में तुम मिस्टर एक्स को पे करोगे तब टीडीएस काट लो। तो अभी हम लोग क्रेडिट एंट्री वाला प्रोविजन पढ़ रहे हैं जो जनरली सब जगह वैलिड है। अब
देखो टीडीएस टीसीएस की क्लास तो तुम करके जाओगे ही जाओगे एग्जाम्स के लिए, हम वहां लॉजिक और डेवलप कर लेंगे इसमें एड ऑन। ये बेसिक नॉलेज दे रहा हूं मैं आपको। सर टीडीएस कट गया, हाँ। टीडीएस जमा हो गया, हाँ। तो सर जमा कब तक हो जाना चाहिए? जुलाई का टीडीएस 21 जुलाई। अगर परफेक्टली हम कंप्लायंस करना चाहते हैं तो क्या करना होगा? 21 जुलाई को टीडीएस काटना होगा। सर काट लिए। अब अगले महीने की 7 तारीख, ये रहा 7 अगस्त। 7 अगस्त को ये देखो टीडीएस डिपॉजिट हो, टीडीएस डिपॉजिटेड। सर पार्टी को पेमेंट 90,000 का, वो तुम्हारी हेडेक है, तुम अब कब करो पेमेंट टू मिस्टर एक्स। वो तुम कभी भी करो, किसी भी दिन करो, एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो तुम जानो। सर पार्टी को जो 90,000 देने हैं वो तो पार्टी का टर्म्स कंडीशन देख लो, उसको तुम 5 साल ही मत दो ना, क्या फर्क पड़ता है? और यार 5 ही दिन में दे दो। हमें तो ऊपर क्या देखना है? टीडीएस कटा, अगले महीने की 7 तारीख को टीडीएस बैंक के पास, गवर्नमेंट के पास चला जाना चाहिए। तो तुम्हारे बैंक से 10,000 रुपए निकला और ये गवर्नमेंट के पास चला गया। ये जनरल एंट्री क्यों पास की हो? क्योंकि तुमने टैक्स का पैसा गवर्नमेंट को जाके जमा कर दिया। टीडीएस काट लिया, उसके बाद गवर्नमेंट को जमा कर दिया। फिर क्या होता है सर? टीडीएस की क्वार्टरली रिटर्न सबमिट करनी पड़ती है डिडक्टर को, जिसने टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा किया है। उसके बाद क्या होता है सर? टीडीएस का सर्टिफिकेट इशू करता है कौन? पेयर पेई को, जिसको पैसा मिलने वाला है उसको हम सर्टिफिकेट देंगे। सर्टिफिकेट के बेसिस पर वो इनकम दिखा के टीडीएस का क्रेडिट ले लेगा। पेई क्या करेगा? सर पेई के हाथ में टीडीएस इनकम होगी ना, तो उसको पता तो चलना चाहिए कि उसको कितनी इनकम हो रही है। तो हम जो सर्टिफिकेट देंगे उसके बेसिस पर उसको पता चलेगा। बिजनेस मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूं, तुमने 1 लाख का इनवॉइस मेरे ऊपर छोड़ा, मैंने तुमको 90,000 की पेमेंट की है, तो तुमको पता है 10,000 टीडीएस कट गया है। प्रूफ मैं सर्टिफिकेट दूंगा तुमको। लेकिन सर्टिफिकेट से पहले क्या होगा? टीडीएस की रिटर्न सबमिट करनी पड़ेगी। क्वार्टरली रिटर्न जाती है इसके कंप्लायंस के। इसके लिए डिडक्टर को, पेयर को क्या लेना पड़ता है? टैन नंबर, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन नंबर। पैन नंबर तो इसके पास होता ही है पहले से, अब एक टैन नंबर भी लेना पड़ता है इसको। और फिर अब मैं पेई को सर कैसे क्रेडिट मिलेगा? तो सर जिस रिटर्न जाती है ना, इसमें पेई का पैन नंबर, पेयर का पैन नंबर, पेयर का टैन नंबर, ये सब हम भरते हैं। ये जो टीडीएस की क्वार्टरली रिटर्न जाती है इसमें लिखना पड़ता है कि पेयर कौन था, पेई कौन था, उसका पैन नंबर क्या था, सेक्शन कौन सा लगा है, टीडीएस का क्या रेट काटे, क्या नेचर की पेमेंट है, सब लिखना पड़ता है। लिखने से गवर्नमेंट को पता चल जाता है डिडक्टर कौन है, डिडक्टी कौन है, किसको क्रेडिट देना है, कब काटना था, कब काटा, कब जमा करना था, कब जमा किया। ये सारा इंफॉर्मेशन टीडीएस के रिटर्न में जाता है और उसके बाद फिर इंटरेस्ट लगता है वहां पर। अगर लेट आपने काटा है तो इंटरेस्ट, और काट के लेट जमा किया है तो इंटरेस्ट। ठीक, तो ये टीडीएस जमा करना। तो सर टीडीएस काटा, टीडीएस जमा किया, फिर टीडीएस की रिटर्न फाइल की, फिर सामने वाले को सर्टिफिकेट दिया। ये फ्लो है। अब इस फ्लो में अब समझो क्या कहता है, कौन क्या कहता है। अब ये इंपॉर्टेंट है क्या? सर कोई बिजनेस एक्सपेंस है? हाँ सर बिजनेस एक्सपेंस है। अब क्या देखना है? उस पर टीडीएस कब काटना है और टीडीएस जमा कब करना है। तो अभी जो आपने टीडीएस प्रोविजन पढ़ा, टीडीएस क्लास में जो टीडीएस प्रोविजन पढ़ा उसमें क्या लिखा हुआ है? टीडीएस कब काटना है? सर जिस मंथ का खर्चा है, जिस मंथ में आप जनरल एंट्री पास कर रहे हो उस मंथ में टीडीएस काटो। जुलाई। जमा कब करना है? सर अगले महीने की 7 तारीख, मार्च है तो अगले महीने की 30 तारीख, 30 अप्रैल। ये है टीडीएस का प्रोविजन। काटे नहीं तो 1% पर मंथ का इंटरेस्ट, काटने के बाद जमा नहीं किए तो 1.5% का इंटरेस्ट। काटना किस महीने में? जिस महीने का खर्चा है, जिस महीने में तुमने जनरल एंट्री पास करके खर्चा डेबिट किया था, पार्टी को क्रेडिट किया था, उस महीने काटो और अगले महीने की 7 तारीख को जमा करो। ये है टीडीएस के नियम। अब पीजीबीपी की क्लास में क्या पढ़ना है? 40A1 हो या A1A? A1A। टीडीएस कब काटना है? कभी भी काट लो सर, 31 मार्च तक कभी भी काट लो, एंड ऑफ द ईयर। मतलब अप्रैल की पेमेंट है तो मई, जो अप्रैल का खर्चा है, मई का खर्चा है, अभी हमने जुलाई का खर्चे में जुलाई में टीडीएस काटा ना, तो पीजीबीपी बोलता है भाई हमें नहीं मतलब है टीडीएस के प्रोविजन से, देना वहां इंटरेस्ट 1% से 1.5% से। हम तो तुम्हें खर्चे का डिडक्शन देंगे 100%। हम तुम्हें एक्सपेंसेस विल बी अलाउड 100% कर देंगे अगर तुम 31 मार्च तक कभी भी टीडीएस काट लो। बोला सर ऐसे तो लेट टीडीएस कटेगा, तो कोई बात नहीं, इंटरेस्ट दे देना, लेकिन 31 मार्च तक काट लो। मतलब प्रीवियस ईयर 24-25 का खर्चा है तो 31 मार्च 25 तक टीडीएस काट लो।
प्रीवियस ईयर 25-26 का खर्चा है तो 31 मार्च 26 तक टीडीएस काट लो। और अगले महीने की 7 तारीख 30 तारीख नहीं, मैं तुमको आरओआई का ड्यू डेट देता हूं, तब तक तुम जमा कर दो। सर अगले महीने की 7 तारीख, अरे हाँ ठीक है, लेट से जमा कर सकते हो। कब तक? आरओआई के ड्यू डेट तक। क्या लगेगा? इंटरेस्ट दे देना। तो पीजीबी भी बहुत सिंपल है, टीडीएस कभी भी काट लो 31 मार्च तक और आरओआई के ड्यू डेट तक कभी भी जमा कर दो। अगर कर देते हो तो मैं 100% एक्सपेंसेस तुमको अलाउ कर दूं। नहीं कर पाए, सर टीडीएस नहीं काटे, काट के जमा नहीं किए, तो क्या होगा? 40A1 में 100% डिसअलाउ और 40A1A में 30% डिसअलाउ। अभी करेंगे एग्जाम्पल। अभी एक तुम्हारा बेस बनाया है यहाँ पे। अभी ठीक सीधा तुमको मैं एग्जाम्पल में ले जाऊंगा, जो बुक में एग्जाम्पल है उसमें। ठीक है सर, ये तुम्हारा बेस बना है कि टीडीएस की क्लास कहता है सेम मंथ में टीडीएस काटो जिस महीने में तुम खर्चा डेबिट कर रहे हो, पार्टी को क्रेडिट कर रहे हो, और उसके बाद अगले महीने की 7 तारीख या मार्च है तो अगले महीने की 30 तारीख को जमा कर दो गवर्नमेंट को। नहीं तो इंटरेस्ट लगेगा 1% पर मंथ या 1.5% पर मंथ, सेक्शन 201 जो टीडीएस की क्लास में पढ़ेंगे। पीजीबीपी क्या बोलता है? खर्चा है, टीडीएस काटना है, 31 मार्च तक काट लो। जमा करना है, आरओआई के ड्यू डेट तक जमा कर दो। कर दिए, 100% अलाउ हो जाएगा। नहीं तो इस साल डिसअलाउ, फिर अलाउ कब करोगे? जिस ईयर में काट के फाइनली गवर्नमेंट को जमा करोगे उस ईयर में हम अलाउ कर देंगे। ठीक है, इसको लिखो। ये डिस्कशन बहुत स्ट्रॉन्ग डिस्कशन है और आपको इनफैक्ट आर्टिकल से ट्रेनिंग में भी काम आएगा। ये जो डिस्कशन अभी मैंने आपके साथ किया है ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और अच्छा डिस्कशन है। ये आपको आर्टिकल से ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल लाइफ में भी काम आएगा। एग्जाम के लिए कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही रहे हैं आपके। और सर ये तो एग्जाम नाइट में छोड़ना मत, इसको एग्जाम नाइट में मत छोड़ना। आपको क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा। आप हो सकता है डिसअलाउ करके आ जाओ, फिर रिग्रेट करोगे, मुझे मैसेज करोगे सर एक ब्लंडर कर दिया मैंने एग्जाम में। तो प्लीज इसको तो जरूर आप एग्जाम की रात में देख लेना। ये सिचुएशन ये टीडीएस एप्लीकेबल ही नहीं होता है ना। अब इसको लिख लो। डन। वीडियो रोक के लिखा। सर टीडीएस कट गया? हाँ, तुमने पार्टी को 10,000 कम कर दिया ना क्रेडिट, तो कट गया। इसी को बोलते हैं टीडीएस कटना। ओ भाई साहब, बस इतनी छोटी सी एंट्री से टीडीएस कट जाता है सर? हाँ, टीडीएस कट गया। डन। वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट। डन। वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट। डन। नेक्स्ट। सर टीडीएस जमा कैसे करेंगे? बैंक से पैसा निकल गया, टीडीएस जमा हो गया, सिंपल। नहीं जमा करोगे तो 1.5% पर मंथ से इंटरेस्ट तुम्हारा चलता रहेगा। उसके बाद जो पेयर है, डिडक्टर है, वो टीडीएस की रिटर्न फाइल करता है, वहां पे सारी डिटेल भरता है, वो क्वार्टरली रिटर्न जाती है, फिर सर्टिफिकेट इशू होता है जिसके बेसिस पर सामने वाला इनकम दिखाता है, टोटल टैक्स में से टीडीएस 10,000 माइनस करेगा। डन। वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट। टैक्स को कब पेमेंट करें उसका कोई नियम नहीं है, कभी भी कर दो। वो तो तुम्हारा सप्लायर है, जो भी तुम्हारे टर्म्स कंडीशन है, 15 दिन, 45 दिन, 65 दिन, 75 दिन, 90 दिन का क्रेडिट पीरियड जो भी है उसके हिसाब से पे करो। डन। ये हो गए टीडीएस के नियम। अब पीजीबीपी के नियम इसमें मिक्स हो गए। इंपॉर्टेंट चार्ट। पीजीबीपी बोलता है भाई खर्चा साल का है तो कभी भी काट लो 31 मार्च तक, पेमेंट कर दो कभी भी आरओआई के ड्यू डेट तक। हाँ, थोड़ा ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा टीडीएस लेट से काटने का और टीडीएस लेट से जमा करने का, बट डिडक्शन एक्सपेंस का हम दे दें। डन। वीडियो रोक के लिखा। अभी भी ये होल्ड पे है। सर ये बता दिया क्या आपने? नहीं नहीं, तो अभी इसमें आए नहीं हम लोग। अभी हम लोग कितने पे ही हैं? ये ऊपर वाला हिस्सा हो गया हमारा और ये वाला हिस्सा हो गया हमारा। अभी इसका डिस्कशन हुआ ही नहीं है आपके साथ। अब करूंगा इसके बाद। पहले इस टेबल पे आ जाओ। सर ये टेबल का कॉन्सेप्ट अभी बता दिया क्लास में। क्लास कॉन्सेप्ट अभी जो क्लास में आपके साथ हमने कॉन्सेप्ट डिलीवर किया उसमें ये बता दिया है पूरा टेबल। मेरे सामने 23rd एडिशन की बुक है, ठीक है। आप बच्चे अगर 22nd एडिशन वाले हैं तो एक एक साल देखना। यहाँ पर जैसे 25 लिखा है तो आपकी बुक में 24 लिखा होगा,
यहाँ प्रीवियस ईयर 25-26 है तो आपकी बुक में 24-25 होगा, बस इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं। टीडीएस कब कटना चाहिए, पहला लाइन। टीडीएस कब काटा एक्चुअली में, दूसरा लाइन। पहले से लिंक करते हुए टीडीएस कब जमा होना चाहिए, तीसरा लाइन। और एक्चुअली में टीडीएस कब जमा हुआ, अगर लेट से जमा करोगे तो इंटरेस्ट दोगे। फाइनली हमें यह देखना है कि एक्सपेंसेस जो है तुम्हारे अलाउ कौन से ईयर में होंगे। खर्चा कौन से ईयर का है सर ये? सर अभी जो मेरे सामने बुक है उसमें ये एक्सपेंस प्रीवियस ईयर 25-26 का है, असेसमेंट ईयर 26-27 का है। तो डिसाइड करना है कि 25-26 में अलाउ होगा या आगे जाना पड़ेगा। ये जो लास्ट कॉलम में प्रीवियस ईयर, लास्ट कॉलम में प्रीवियस ईयर। सर मेरे पास जो बुक है 23rd एडिशन है, खर्चे कौन से ईयर के हैं? प्रीवियस ईयर 25-26, असेसमेंट ईयर 26-27। अब देखना है कि सही सही कंप्लायंस हुआ है तो सेम प्रीवियस ईयर में खर्चे का डिडक्शन दे देंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट ईयर में देंगे। सर टीडीएस काटे ही नहीं, जमा ही नहीं किए तो डिडक्शन मिलेगा ही नहीं, और कभी 2-4 साल डिले कर दिए टीडीएस जमा करने में तो सर डिडक्शन भी लेट से ही मिलेगा। देखो खर्चा 25-26 का है, बेनिफिट 28-29 में मिलता है। तो तुमको अब ढूंढना पड़ेगा कि गलती कहां हो रही है इस चार्ट में। पहला बॉक्स टीडीएस कब काटना था, दूसरा कब एक्चुअली में कटा, तीसरा बॉक्स, तीसरा कॉलम एक्चुअली में टीडीएस कब काट करके जमा करना था एज पर लॉ, और एक्चुअली में कब जमा की। ये एज पर लॉ है और ये एक्चुअल है। एक्चुअल लेट करोगे तो इंटरेस्ट दोगे, और क्या सर डिले करोगे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा 1% का, काटने में डिले करोगे तो, और डिपॉजिट करने में डिले करोगे तो 1.5% का इंटरेस्ट देना होगा। बट खर्चे का डिडक्शन मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। खर्चे में क्या देखना है सर, इस लास्ट कॉलम के लिए क्या देखना है, वही पीजीवीपी का प्रिंसिपल। क्या सर टीडीएस डिडक्ट हो जाए कब तक, अप टू 31 मार्च तक, एंड डिपॉजिट हो जाए सर कब तक, अप टू आरओआई ड्यू डेट। सर इस क्वेश्चन में आरओआई ड्यू डेट क्या है, कुछ भी ले लो, तुम कोई भी आरओआई ड्यू डेट लो। से आरओआई ड्यू डेट इज 31 अक्टूबर 2000, क्या लेना होगा, 26 लेना होगा ना हम, क्यों, क्योंकि सामने में मेरे प्रीवियस ईयर 25-26, मैंने एक आरओआई ड्यू डेट ले ली 31 अक्टूबर 2026। अब पढ़ो इसको क्या कहते, निकालो गलती, कौन सी गलती कहां पे हो रही है निकालो, देखो कुछ एनालाइज करो। अभी इतना कॉन्सेप्ट तुमको दिया मैंने, प्लीज वीडियो रोक के इसको एनालाइज करो। पढ़ा बच्चों ने, बहुत सिंपल है। क्या एनालिसिस करनी थी यहां पे कि सर देखो हमने एग्जांपल लिया जुलाई का, यहां जून है। सर जून में आपने कोई एक्सपेंसेस, बेसिकली कोई आपने सर्विसेज ली है जिससे रिलेटेड एक्सपेंसेस आपके इनकर्ड हो चुके हैं, जून में आपकी लायबिलिटी बन चुकी है देने की, और जून मंथ में आपने जर्नल एंट्री पास कर दी है, सामने वाले को क्रेडिट कर दिया है, तो सर जून में टीडीएस होना चाहिए, काट लिया है जून में, कोई डिले नहीं। सर अगले महीने की 7 तारीख को जुलाई को जमा करना है, कर दिया सर, एकदम परफेक्ट। सर खर्चा कौन सी ईयर का है, 25-26, अलाउ भी 25-26 में होगा, ठीक। एक साल पीछे कर लेना जिनके पास 22nd एडिशन की बुक है। सर यहां कोई इंटरेस्ट भी नहीं लग रहा है क्योंकि एकदम परफेक्ट कंप्लायंस की हो। अगला एग्जांपल, पहला डन, दूसरे में चलते हैं। सर 26 जुलाई को टीडीएस काटना था क्योंकि इस दिन तुमने बुक्स में क्रेडिट की एंट्री पास कर दी, 26 जुलाई को डिडक्ट कर ली। जमा कब करना था, अगले महीने की 7 तारीख, 7 अगस्त को। सर पेमेंट करने में डिले कर दिए, डिले कर दिए तो कोई बात नहीं सर, 1.5% पर मंथ के रेट से इंटरेस्ट दे देंगे, बट अलाउ तो होगा, हाँ होगा। क्यों सर, आरओआई का ड्यू डेट तो अगले साल आएगा ना, आपने तो सेम ईयर में 1 महीने के अंदर पे कर दिया, तो सेम ईयर में अलाउ हो जाए। सर आप पेमेंट करने में डिले कर रहे हो लेकिन आरओआई के ड्यू डेट से पहले पे कर दे रहे हो। सर अगला तीसरा केस एकदम परफेक्ट है, मार्च में टीडीएस काटना था, काट लिए, 30 अप्रैल को टैक्स जमा करना था, कर दिए, इट इज अ परफेक्ट केस। आपको देखो आपके ईयर में डिडक्शन मिल गया। अगला केस, सर मार्च में टीडीएस काटना था, मार्च में काट लिया, 30 अप्रैल को जमा करना था, लेट से जमा किया, लेकिन कब,
लेट से जमा किया और कब किया? आरओआई ड्यू डेट के बाद किया। क्यों सर? आरओआई का ड्यू डेट क्या है? 31 अक्टूबर 2026। कब जमा किया? 30 दिसंबर 2026। सर अब आरओआई क्रॉस कर गए तो तुमको प्रीवियस ईयर 25-26 में तो नहीं मिलेगा ना। अब किस ईयर में मिलेगा? जिस ईयर में टैक्स जमा किए हो। तो सर ये टैक्स जमा किए हो 26-27 में। और अगले में देखो टीडीएस तो काट लिए थे, जमा ही नहीं किए हो अब तक, तो सर डिडक्शन कैसे होगा? और सर उसके अगले में दो गलती है। सर डिडक्शन नेक्स्ट ईयर में हुआ है, टीडीएस डिडक्टेड इन नेक्स्ट प्रीवियस ईयर। तो सर 25-26 में तो तुमको खर्चे का डिडक्शन मिलेगा ही नहीं मिलेगा। क्यों? अपने को टीडीएस 31 मार्च तक काट लेना था, अब तुमको 25-26 में तो नहीं मिलेगा। अब आगे देखेंगे टीडीएस कटा है सर, हाँ कट के जमा हुआ है 20 जुलाई 28 में, तो प्रीवियस ईयर 28-29 में तुमको अलाउ। देखो एक चीज और बताता हूं, छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल देता हूं। टीडीएस कब काटना था सर? 31 मार्च 2026 को टीडीएस डिडक्शन डेट, टीडीएस टू बी डिडक्टेड, बेसिकली टीडीएस टू बी डिडक्टेड। सर टीडीएस टू बी डिडक्टेड, टीडीएस कब काटना था सर? 31 मार्च 2026 को, प्रीवियस ईयर 25-26 का एक्सपेंस है सर, प्रीवियस ईयर 25-26 का एक्सपेंस है, टीडीएस काटना था 31 मार्च को। टीडीएस एक्चुअली डिडक्टेड कब? एक्चुअली डिडक्टेड कब हुआ है? एक दिन का डिले कर दिए तो 1 अप्रैल 2026। सर टीडीएस टू बी डिपॉजिटेड, सर टीडीएस कब तक डिपॉजिट करना था? अगर 31 मार्च को टीडीएस काट लेते तो 30 अप्रैल तक तुमको डिपॉजिट कर देना था। एक्चुअली कब डिपॉजिट हुआ? टीडीएस एक्चुअली डिपॉजिटेड कब हुआ? सर डिपॉजिट तो सही कर दिए सर, डिपॉजिट 30 अप्रैल को करना था, 30 अप्रैल को कर चुके हो, लेकिन 1 डे डिले हो गया। टीडीएस डिडक्टेड नेक्स्ट ईयर, टीडीएस नेक्स्ट ईयर में डिडक्शन हुआ है। देखो ध्यान से तुम, सर तुमको अलाउंस, इस खर्चे का अलाउंस किस ईयर में मिलेगा? प्रीवियस ईयर 26-27 में मिलेगा, 25-26 में नहीं मिलेगा। क्यों? सर टीडीएस आखिरी दिन तक कट जाना चाहिए था 31 मार्च तक, तुमने टीडीएस काटने में डिले कर दिया। डिले इन टीडीएस डिडक्शन। सर डिले करो 31 मार्च तक काट लो। फॉर एग्जांपल देखो यहां पे मैंने खर्चा कब किया सर? 1 मई 25। सर खर्चा 1 मई 25 को किया, मई 25 में। टीडीएस कब काटना था? सर मतलब मैंने तुमसे कोई सर्विसेज ली, तुम्हारे बुक्स में एंट्री पास कर दी 1 मई 2025 को, तो मुझे टीडीएस काटना था 1 मई 2025 को, नहीं काटा सर, 31 मार्च 2026 को काटा, काट लिया ना। अच्छा टीडीएस कब जमा करना था? अगले महीने की 7 तारीख, 7 जून 2025। कब जमा किया सर? सर 31 अक्टूबर 2026, आरओआई ड्यू डेट वाले ही दिन एग्जैक्ट जाके टैक्स जमा किया है। सर देखो इतना डिले होने के बाद भी तुमको प्रीवियस ईयर 25-26 में अलाउ हो जाए। क्यों? पीजीबीपी के जो कंडीशन है, क्या 31 मार्च तक टीडीएस काट लो, काट लिया, आरओआई के ड्यू डेट तक टैक्स जमा कर दो, कर दिया। जबकि टीडीएस काटने में डिले किए हो, तुमको इंटरेस्ट लगेगा। सर टीडीएस काटने में डिले हुआ है सर, हाँ मोटा मोटी 11 महीने का डिले, मई में काटना था, कब काटे हो? मार्च में, 11 महीने का डिले। और सर उसके बाद है ना, तुम अराउंड 7 महीने का डिले किए हो टैक्स जमा करने। टीडीएस काटे नहीं 1%, काट के जमा नहीं किए 1.5%। सर यहां पर 1% पर मंथ का इंटरेस्ट लगेगा क्योंकि तुमने टीडीएस काटने में डिले किया। यहां पे तुमको 1.5% पर मंथ का इंटरेस्ट लगेगा क्योंकि 31 मार्च को काटने के बाद अब तुम जमा नहीं कर रहे 31 अक्टूबर तक, ठीक है राइट? तो तुमको इंटरेस्ट तो लगेगा, लेकिन बेस्ट पार्ट क्या है? अलाउ हो जाए। ऊपर वाले में सर 1 दिन का डिले किए हो और उस डिले के कारण वो नेक्स्ट ईयर में टीडीएस डिडक्शन की डेट चली गई तुम्हारी, प्रीवियस ईयर 26-27 में डेट चली गई, इसीलिए तुमको अलाउंस 26-27 में मिलेगा, प्रीवियस ईयर 25-26 में नहीं मिलेगा। तो ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मैं बार बार बोल रहा हूं, आपके प्रीवियस ईयर का खर्चा है,
आपके प्रीवियस ईयर के एंड तक टीडीएस काट लो, जमा कब तक कर लो, आरओआई के ड्यू डेट तक कर लो, हम आपको डिडक्शन आप ही के ईयर में दे देंगे 25-26 में। जबकि कितना डिले है सर? ठीक है, डिले है, टीडीएस काटने में मैं इंटरेस्ट दे दूंगा, टीडीएस डिपॉजिट करने में डिले है सर, मैं इंटरेस्ट दे दूंगा, लेकिन डिडक्शन दे दो सर, दे देंगे। क्यों? 40A1 का जो कंडीशन है वो कॉन्ट्रावेंशन हुआ ही। क्या तुमने टीडीएस काटा था? नहीं काटा सर, काटा है। जमा कर दिया आरओआई तक? कर दिया सर। तो कॉन्ट्रावेंशन हुआ कहां? तो मैं तो तुमको अलाउ करूंगा ही सर। ऊपर वाले में क्या हुआ? 31 मार्च के बाद अगले दिन 1 अप्रैल को तुमने टीडीएस काटा, एक दिन का डिले अगले साल चला गया, इसीलिए तुमको डिडक्शन अगले साल में देगा। तो ये एग्जाम्पल दोनों अच्छे से नोट कर लो। मतलब ऐसे समझो ना, यहाँ कितने एग्जाम्पल, 1 2 3 4 5 6, इसको बना दो 7 और इसको बना दो 8, ऐसे समझो। यहां तक तो लिख चुके थे, जो आपके टेबल में एग्जाम्पल चले हैं ये 1 2 3 4 5 6, उसी में 7 8 यहाँ पे बढ़ा दो, यहाँ 7 नंबर बढ़ा दो, यहाँ 8 नंबर बढ़ा दो। लिख लो अच्छे से ताकि जगह बन जाए आपको। डन। वीडियो रोक के लिखा। 7 और 8 की एंट्री यही बुक पे कर दो आप, जो मेरे एग्जाम्पल है यही लिख देना बुक पे। डन। वीडियो रोक के लिखा। डन। वीडियो रोक के लिखा। डन। अब आते हैं इस छोटे से पार्ट। सर पहले ब्रेक ले लो, ब्रेक के बाद इस पोर्शन को फिर फिनिश करें। मोटा मोटी सारा डिस्कस हो गया है। देखो अगर मैं इस बुक में आऊं, यहां पर सर ये वाला पोर्शन हो गया डिस्कशन, ये वाला पोर्शन भी हो गया डिस्कशन, नीचे के एग्जाम्पल भी डिस्कशन हो गए। अब हम लोग इस सेंटर पार्ट में है, यहां से यहां तक ये क्या कहता है, ठीक है। जो अभी पढ़ेंगे 40A1 में, सर ये जो प्रोविजन यहां से यहां तक जो कह रहा है वो दोनों में एप्लीकेबल होगा। 40A1 में भी एप्लीकेबल है और अगले पेज पे 40A1A पे भी एप्लीकेबल है। इसके अच्छे से पढ़ेंगे इसको, यहां से यहां तक क्या कहता है। ब्रेक ले लो एक आप, उसके बाद डिस्कस करते हैं इसको। ये मैं हटा दूं, क्लीन कर दूं? नोट तो कर ही चुके हो आप, हटा दो ये सब, एक बार देख लो तो कुछ छूट तो नहीं रहा है, मैं हटा देता हूं। डन। वीडियो रोक के लिख लिया। डन। हटा देना ताकि क्लीन क्लीन। ये ऊपर वाला पोर्शन लिख लिए थे, ये वाला है ना, लिख चुके हो, हटा दो। चलो ब्रेक ले लो, ब्रेक के बाद डिस्कस। चलिए सर ब्रेक ले लिया। सर 40A1 में ये वाला डिस्कशन हमारा हो गया कि अगर आप पेमेंट नॉन रेसिडेंट को कर रहे हैं इंडिया में या आउटसाइड इंडिया, या फिर रेसिडेंट को आउटसाइड इंडिया कर रहे हैं, यानी बेसिकली आउटसाइड इंडिया किसी को भी और इंडिया में नॉन रेसिडेंट को पे कर रहे हैं आप एक्सपेंसेस, और वो सामने वाले की इनकम है, इंडिया में टैक्सेबल है, प्लस उस पर टीडीएस कटना चाहिए था, प्लस टीडीएस आपने नहीं काटा या काटने के बाद जमा नहीं किया। तो टीडीएस कब काटना है? ड्यूरिंग द ईयर, कभी भी काट लो 31 मार्च तक। कब जमा करना है? रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक। सर न काटा और काटा बट जमा नहीं किया तो 100% एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे? डिसअलाउ हो जाएंगे। सर यहाँ 100% एक्सपेंस की बात हो रही है, डिस्कस्ड। फिर ये वाला पॉइंट क्या कहता है? ये वाला पॉइंट कि सर कोई बात नहीं, अगर टीडीएस अगले साल काटा है तो इस साल डिडक्शन नहीं मिलेगा एक्सपेंसेस का, अगले साल ले लेना, उसके अगले साल ले लेना, जिस ईयर में लेना। किस ईयर में लेना? जिस ईयर में फाइनली तुम टीडीएस का कंप्लायंस करके गवर्नमेंट को टैक्स का पैसा जमा कर। ठीक। आपने ये क्वेश्चन भी देखा यहाँ पे, आपने ये वाला क्वेश्चन भी देखा यहाँ पे। सर एक ये वाला एग्जांपल देखो, आपका कौन सा 5वां नंबर वाला, 5वें नंबर वाले में टीडीएस काटना था 16 मई को। ठीक। सर 16 मई को टीडीएस काटा। 16 मई को टीडीएस काटने के बाद हमें डिपॉजिट करना था, जिसको हमने डिपॉजिट ही नहीं किया। तो सर जब तक डिपॉजिट नहीं करोगे तब तक डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये वाला पैसा कौन रख लिया है? डिडक्टर।
सर मैं पेयर हूं, मैं तुम्हें एक्सपेंसेस पे कर रहा हूं, ₹1,00,000 का एक्सपेंसेस पे करते समय मैंने ₹10,000 रख लिए, 90,000 की पेमेंट की। 10,000 क्यों रखे? टीडीएस बोल के 10% का रेट एजम्पशन ले लिया। सर क्या रेट 10% फिक्स है? नहीं, 10, 20, 2, 5 कुछ भी हो सकता है। कभी कभी तो 1% का टीडीएस भी है। 1%, 2%, 5%, 10%, 20%, 30% टीडीएस के रेट वेरियस है। टीडीएस की क्लास में सीखेंगे। ठीक सर, टीडीएस हमने जो एग्जांपल लिया 10% का, अब 10,000 मैंने काट के रख लिया तो उसको जमा करूंगा ना अगले महीने की 7 तारीख को, और लेट से जमा कर दो। आरओआई के ड्यू डेट तक कर दो, और लेट से जमा कर दो। सर जमा देखो ना यहाँ पे 2028 में करके 28-29 में बेनिफिट ले लिया, कभी तो जमा करोगे। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं टीडीएस बिना काटे पेमेंट कर दूं। अब हम लोग जा रहे हैं किसमें? सर इस वाले पोर्शन में जा रहे हैं। अब हम इस वाले पोर्शन में जा रहे हैं, पेज नंबर की मार्किंग करना है क्लास एग्जाम्पल के लिए, जो अभी मैं इस पे डिस्कस करूंगा। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं टीडीएस बिना काटे पेमेंट कर दूं और कभी इस पर टीडीएस का कंप्लायंस कर ही ना पाऊं। हो सकता है। सर देखिए बहुत बढ़िया एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, ये एग्जाम्पल दोनों पे काम आएगा, कॉमन एग्जाम्पल है। सर ये मेरा कॉमन एग्जाम्पल है 40A1 अगर सामने वाला नॉन रेसिडेंट है, और 40A1A सामने वाला रेसिडेंट है। ये जो प्रोविजन पढ़ा रहा हूं आपको मैं, जो भी अभी तक पढ़ा है, दोनों पे कॉमन है। फर्क क्या है? सिर्फ एक जगह 100% डिसअलाउ हो रहा है और एक जगह 30% डिसअलाउ हो रहा है, इतना ही फर्क है। ठीक सर, टीडीएस बिना काटे पेमेंट कर दिया और अब मैं टीडीएस का कोई कंप्लायंस कर ही नहीं पाऊंगा। सर अब दोबारा पैसे देने ही नहीं है उसको, अब क्या मैं उससे पैसे मांगने जाऊं टीडीएस के? सर अब एक एग्जांपल किया हम लोगों ने, हमने 1,00,000 की पेमेंट करते समय 10,000 का टीडीएस काट के 90,000 की पेमेंट कर दी। अब मान लो मैंने गलती से पूरे 1,00,000 की पेमेंट कर दी हो, तो टीडीएस का कंप्लायंस करने के लिए क्या करना होगा? उसके पास मैं वापस जाऊंगा, उससे 10,000 रुपया लेके आऊंगा मैं, और गवर्नमेंट को जाके जमा करूंगा। फिर मैं अपनी टीडीएस की रिटर्न फाइल करूंगा, फिर मैं उसको टीडीएस का सर्टिफिकेट दूंगा। अब वो मुझे कॉपरेट करेगा वापस 10,000 लाने में? ऊपर जो आपने पढ़ा अभी एग्जाम्पल यहाँ पे कि मैंने 1,00,000 की पेमेंट करने पे 10,000 का टीडीएस काटना था, काट लिया। मान लो भूल गया काटना, 1,00,000 चले गए उसके पास यहाँ पर, तो सर 1,00,000 जब चले जाएंगे तो वो मुझे वापस देगा 10,000? शायद ना दे। तो गवर्नमेंट ने ये एक ऑल्टरनेट तरीका निकाला। क्या बोलता है? सुनो अब ध्यान से सुनना, दोनों जगह काम आएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, इंपॉर्टेंट है एग्जाम नाइट रिवीजन करते समय। क्या कहता है? थ्योरी बाद में पढ़ लेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। कहता है एसएससी मिस्टर एक्स है पेयर, जिसके हम पीजीबीपी इनकम निकाल रहे हैं, जिसका हम पीजीबीपी इनकम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक्सपेंसेस पे कर रहा है। तो सर एक्सपेंसेस पे कर रहा है, क्या एक्सपेंस? सर रेंट है 10,00,000 रुपए का। कौन सा प्रीवियस ईयर है? मैंने 24-25 लिया इस बार। सर 24-25 का रेंट 10,00,000 रुपए है, जो बिना टीडीएस के पेमेंट हो गया। किसको? सामने वाले पेई को, मिस्टर ए को। तो मेरे लिए एक्सपेंस, सामने वाले के लिए इनकम। तो सर ये उसकी रेंटल इनकम है। कौन है वो? रेसिडेंट इन इंडिया वाला। पेमेंट इंडिया में हो रही है रेसिडेंट को, तो 40A1A लगा देना। सर पेमेंट नॉन रेसिडेंट को हो रही है तो 40A1 लगा देना। सर पेमेंट चली गई? हाँ सर पूरी 10,00,000 चली गई। टीडीएस? सर काटा ही नहीं, भूल गए। अब कोई कंप्लायंस हो भी नहीं पा रहा है सर, दोबारा कोई रेंट वेंट जा नहीं रही है। अच्छा उससे मैं पैसे मांग रहा हूं, पैसे लाके दो, तो वो दे नहीं रहा है सर। ठीक है, तो अब मिस्टर एक्स जो पेयर था, पेयर डिडक्टर, मिस्टर एक्स ही कौन है? पेयर। और टीडीएस काटना था इसको, ये कौन था? डिडक्टर, जिसने टीडीएस नहीं काटा। सर खर्चा पे करने वाला पेयर, जिसकी पीजीबीपी इनकम निकाल रहे हैं, जो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस रेंट के खर्चे को डेबिट करेगा, ये पेयर, यही डिडक्टर होना चाहिए था। लेकिन सर इसने तो टीडीएस काटा नहीं, तो ये अब टीडीएस नहीं काटा, तो टीडीएस की क्लास में इसको बोला जाएगा मिस्टर एक्स को क्या? एसएसी इन डिफॉल्ट। अगर आपको टीडीएस काटना था और टीडीएस नहीं काटे तो आप बन गए एसएसी इन डिफॉल्ट। आपको नोटिस आ सकती है, आपको इंटरेस्ट देना पड़ सकता है, पीजीबीपी में आपके खर्चे डिसअलाउ हो जाएंगे, और सुनो पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है, और सुनो लास्ट में जेल भी जाना पड़ सकता है। किसको? मिस्टर एक्स को, इस कंप्लायंस को न करने के कारण। सर मिस्टर एक्स ने कंप्लायंस नहीं किया, ये बन गया एसएसी इन डिफॉल्ट। सर इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, आपने सुना क्लास में पिछले 1 घंटे में। इसके खर्चे डिसअलाउ हो जाएंगे, ये भी आपने सुना। और सुनो इसको पेनल्टी देनी पड़ सकती है, और सुनो इसको जेल जाना पड़ सकता है।
इतना स्ट्रॉन्ग प्रोविजंस है कि इसके अंदर पेनल्टी भी है और इसके अंदर जेल जाने की सजा भी है। फाइनल लेवल पे आप जब जाओगे तो पढ़ोगे ऑफेंसेस एंड प्रोसिक्यूशन बोल के एक चैप्टर है डायरेक्ट टैक्स में। फाइनल लेवल पे डायरेक्ट टैक्स में चैप्टर है ऑफेंसेस एंड प्रोसिक्यूशंस। वहां पर पेनल्टी लगती है 100%। जितना टीडीएस नहीं काटा, मान लो रेंट पर 20% का टीडीएस है, से 20% या 10%, मान लो 10 लाख के रेंट पर 1 लाख का टीडीएस नहीं काटा तो 1 लाख की पेनल्टी लगती है और फिर जेल भी जाओ। तो सर ये बन गया मिस्टर एक्स कौन? एसएसी इन डिफॉल्ट। फिलहाल आप इंटरमीडिएट लेवल पे हैं। दो चीज जानते हैं क्या सर? खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा, रेसिडेंट है तो 30%, नॉन रेसिडेंट है तो 100%, और इंटरेस्ट भी लगेगा सर 1% पर मंथ के रेट से, क्योंकि टीडीएस काटना ही भूल गया। तो सर प्रीवियस ईयर 24-25 में जब ये अपना पीजीबीपी एक्सपेंसेस क्लेम करना चाहेगा कौन? मिस्टर एक्स पेयर डिडक्टर, तो उसको अगर सामने वाला रेसिडेंट है पेई तो 30% का खर्चा डिसअलाउ करना होगा, और सामने वाला पेई नॉन रेसिडेंट है तो 100% का खर्चा क्या होगा? डिसअलाउ होगा। किसके लिए? एक्स के लिए। डन हो गया सर, इसका तो काम तमाम। बेचारा एसएसी इन डिफॉल्ट है, बेचारे को इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा और बेचारे को खर्चा डेबिट करने भी नहीं मिल रहा है। अब सॉल्यूशन क्या है सर? अब तो आगे रेंट नहीं जा रही है, मान लो ये लास्ट ट्रांजैक्शन था और मैं जा रहा हूं मिस्टर ए को बोलने के लिए कि भाई टीडीएस का पैसा मुझे वापस करो, मेरे से गलती हो गई, मेरी टीम से गलती हो गई, मुझे पैसा वापस करो। बोलता भाई मैं क्यों वापस करूं? वो बोलता मैं क्यों वापस करूं तुमको पैसा? मैंने तो क्या किया मालूम है मिस्टर ए ने, जिसको पैसा मिला। नेचुरल केस ऐसा होगा, मान लो मैं तुमको बिना टीडीएस काटे कोई पेमेंट कर दो, ऑब्वियस सी बात है टीडीएस काटू नहीं काटू तुम तो उसको इनकम दिखाओगे। अच्छा टीडीएस काटता तो तुम टीडीएस जोड़ के इनकम दिखाते। तो क्या हुआ? सामने वाला पेई मिस्टर ए, जिसको हमने पैसा दिया रेंट का प्रीवियस ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26 में, उसने रेंट को अपने हाउस प्रॉपर्टी हेड में इनकम दिखाया, फिर ग्रॉस टोटल इनकम कंप्यूट किया, टोटल इनकम कंप्यूट किया, उस पर टैक्स पे कर दिया और अपनी आईटीआर फाइल कर दी 31 जुलाई को। मान लो आरवाई ड्यू डेट यही था उसका, आरवाई ड्यू डेट 31 जुलाई था, उसने 31 जुलाई तक सारा काम कर दिया। टैक्सेस गवर्नमेंट को पेड कर दिए, रिटर्न फंड कर दी। किसने? पेई ने, मिस्टर ए ने। सर हम टीडीएस क्यों काटते हैं? कहीं सामने वाला टैक्स ना जमा करे तो, सामने वाला दुबई भाग जाए तो। मैं एम्प्लॉयर हूं, तुम्हें सैलरी दे रहा हूं, तो मुझे क्यों कहा गया टीडीएस काट के सैलरी देने के लिए? क्योंकि सैलरी लेके तुम पूरा खर्च कर दिए तो गवर्नमेंट को टैक्स का पैसा नहीं मिलेगा। टीडीएस क्या है? एक तरह का टैक्स रिकवरी मैकेनिज्म है। इनकम जिस मंथ में हो रही है उसी मंथ में गवर्नमेंट को टैक्स मिल जा रहा है। पता नहीं 31 मार्च के बाद तुम रिटर्न फाइल करते समय टैक्स दोगे कि नहीं दोगे। पर्पस ये है टीडीएस का। सर टीडीएस का पर्पस यही है, एक तरह का ये एडवांस टैक्स है। क्यों? क्योंकि तुम टोटल टैक्स में से टीडीएस माइनस करते हो। गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए, तुम जमा करोगे तो वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, मैं काट के जमा करूंगा तो वो टीडीएस है। यही तुमको पढ़ा रखा है। मैं एम्प्लॉयर हूं, तुम एम्प्लॉय हो, मैंने टीडीएस काटा तुम्हारी सैलरी से और जमा किया, काट के टैक्स जमा किया तो टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। नहीं काटा तुम जमा करोगे खुद तो क्या कहेंगे उसको? सेल्फ असेसमेंट टैक्स। तो तुमने तो सर रेंट पे मैं टीडीएस काटना भूल गया, मिस्टर एक्स बोलता है सर रेंट पे मैं टीडीएस काटना भूल गया, लेकिन कोई बात नहीं सर, सामने वाले ने तो टैक्स पे कर दिया ना, तो मुझे इसका हर्जाना क्यों भुगतना पड़ रहा है? गवर्नमेंट को टैक्स का पैसा चाहिए था, मैंने टीडीएस नहीं काटा, लेकिन सामने वाले ने तो टैक्स जमा कर दिया। देखिए ना सर, सामने वाले ने उसको रिटर्न फाइल वगैरह सब दिखा के टैक्स वैक्स कर करके जमा कर दिया सर। तो सर मुझे क्यों नुकसान पहुंचा रहे हो? मुझे इंटरेस्ट भी लगा रहे हो और मुझे को खर्चे को भी डिसअलाउ कर दिए हो। सर कुछ इसका तरीका निकालो ना, कुछ मुझे भी रिलीफ मिल जाए। तो गवर्नमेंट ने एक नियम बनाया। क्या नियम बनाया? अब सुनो, रिलीफ दिया गया टू पेयर, टू डिडक्टर जिसने टीडीएस काटना भूल गया। क्या रिलीफ दिया? कि जैसे ही रिटर्न उधर फाइल हो जाएगी, पेई जैसे ही टैक्स पेड कर देगा, रिटर्न फाइल कर देगा अपनी, तो एक एजम्पशन लिया जाएगा, इट विल एज्यूम दैट पेयर हैज डिडक्टेड एंड पेड द टैक्स टीडीएस। जैसे ही पेई, मैंने एक उसको इनकम दी, रेंट को जैसे ही वो अपनी इनकम में दिखा के टैक्स वैक्स जमा कर देगा, रिटर्न फाइल कर देगा, तो एक एजम्पशन चलेगा किसके लिए? पेयर डिडक्टर के लिए, कि पेयर ने टीडीएस डिडक्ट करके पे कर दिया। पेयर इज नाउ नॉट एन एसएसी इन डिफॉल्ट। लेकिन ये फैसला कौन सी तारीख को आया? 31 जुलाई 2025 को। ये फैसला कौन सी डेट को आएगा?
31 जुलाई 2025 जिस दिन रिटर्न फाइल हुई है, जिस दिन रिटर्न फाइल हुई है सर, ड्यू डेट नहीं है। मान लो चलो 31 को मैं क्या करता हूं ना, 31 जुलाई को मैं 11 जुलाई कर देता हूं, 11 जुलाई कर देता हूं, यहां भी 11 जुलाई कर देता हूं। तुमको लगेगा सर ड्यू डेट ले रहे हैं, सर 31 जुलाई ड्यू डेट है, 11 जुलाई को रिटर्न फाइल की, तो 11 जुलाई को एजम्पशन लिया जाएगा कि गवर्नमेंट का टैक्स कट गया और गवर्नमेंट का टैक्स जमा हो गया। कौन से प्रीवियस ईयर में? 25-26 में। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर 25-26 में अब ये खर्चा जो 24-25 में डिसअलाउ हुआ था वो अब अलाउ हो जाए। खर्चा डिसअलाउ कहां हुआ था? 24-25 में। सर प्रीवियस ईयर 24-25 में नॉन रेसिडेंट था पेई, 100% खर्चा डिसअलाउ हो गया। अब चूंकि नॉन रेसिडेंट पेई ने अपनी रिटर्न फाइल करके इंडिया में टैक्स वैक्स जमा कर दिया है, क्वेश्चन में ये लिखा है, तो प्रीवियस ईयर 25-26 में इसको अलाउ कर देना, यानी प्रीवियस ईयर 25-26 में पीजीबीपी इनकम निकालते समय खर्चे को घटा देना। सर कितना घटा देना? सर वो पूरा ऊपर 10 लाख था ना, 10 लाख घटा देना, और 30% डिसअलाउ था तो इसमें 3 लाख घटा देना। सर टीडीएस का पैसा तो 10% 1 लाख के आसपास होगा। सामने वाले देखो डिसअलाउ कितना हुआ, रेंट कितना था? 10 लाख, 10 लाख में 100% डिसअलाउ हो गया, तो 10 लाख डिसअलाउ हो गया, तो अलाउ करना है तो कितना? 10 लाख से प्रॉफिट। देखो 24-25 में इनकम बढ़ जाएगी 10 लाख से, क्योंकि वो खर्चा डिसअलाउ हुआ, अगले साल वो घट जाए। प्रीवियस ईयर 24-25 में पेई रेसिडेंट है, 30% डिसअलाउ हो गया, 3 लाख से इनकम बढ़ गई, अगले साल तुम 3 लाख से घटा दे। Expenses will be allowed but in previous year 25-26 next year in which tax is paid and return is filed। ऐसे ही मान लो प्रीवियस ईयर 25-26 का केस होगा और टैक्स अगले साल जमा होगा 26-27 में, तो आंसर एक साल बढ़ा देंगे। सर 24-25 का एक्सपेंस था, टीडीएस नहीं काटा, 25-26 में टैक्स जमा हुआ है, रिटर्न फाइल हुई है, तो अलाउ 25-26 में होगा, 24-25 में डिसअलाउ, एक साल आगे बढ़ा दो कि अगर सर 25-26 का केस हो तो 25-26 में डिसअलाउ, 26-27 में इनकम ट्रीट करो। लेकिन सर इसमें क्या हुआ? गलती किससे हुई? एसएससी मिस्टर एक्स से। गलती किससे हुई? मिस्टर एक्स से। गलती मिस्टर एक्स से हुई, ठीक। कंप्लायंस किसने किया? मिस्टर ए ने। रिटर्न फाइल करके टैक्स जमा करके कंप्लायंस मिस्टर ए ने किया। इससे फायदा किसको हो रहा है? वापस से मिस्टर एक्स को ही फायदा हो रहा है। रिलीफ टू द पेयर, फायदा मिस्टर एक्स को हो रहा है। सर मिस्टर एक्स को जो खर्चा डिसअलाउ हुआ था वो अब अलाउ हो जाएगा, मिस्टर एक्स को जो खर्चा डिसअलाउ हुआ था वो अलाउ हो जाएगा। रिलीफ टू मिस्टर एक्स। एक्स डिडक्टर था ना हमारा, एक्स को ही तो एसएससी डिफॉल्ट माना गया था क्योंकि गवर्नमेंट का टीडीएस काटना भूल गया। एक्स को ही तो इंटरेस्ट लग रहा था, एक्स को ही तो डिसअलाउ हुआ था खर्चा। बट पेई चाहे रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट, अगर ये कंप्लायंस कर देता है रिटर्न एटसेट्रा फाइल करके टैक्स जमा करके, तो पेयर को बेनिफिट मिल जाएगा। वो अब एसएससी डिफॉल्ट नहीं होगा, उसका इंटरेस्ट की कैलकुलेशन रुक जाएगी, उसको खर्चा अलाउ हो जाएगा। लेकिन ये सब कौन से ईयर में होगा? 24-25 में ही नहीं सर, 25-26 में। सर ये कैसे कंफर्म होगा कि सामने वाले ने टैक्स जमा कर दिया है, रिटर्न फाइल कर दी है? तो यहां पर एक सीएस सर्टिफिकेट लिया जाता है। सीएस सर्टिफिकेट अरेंज करके देगा कौन? पेयर मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को पकड़ेगा, बोलेगा सर एक सर्टिफिकेट दीजिए ना। क्या? सर वो मिस्टर ए ने अपनी रिटर्न फाइल करते समय हाउस प्रॉपर्टी में रेंट को दिखाया है, प्रॉपर इनकम कैलकुलेट की है, प्रॉपर टैक्स जमा किया है, रिटर्न फाइल की है, ये सब उसको कंफर्म कर लीजिए, उससे बात करा देता हूं मैं आपकी। मैं मिस्टर एक्स हूं, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोलूंगा कि सर ये मेरा बंदा है जिसको मैंने 10 लाख की रेंट पे की है, इसके डॉक्यूमेंट आप वेरीफाई कर लीजिए। उतना तो कॉपरेट करेगा वो। फिर एक सीए मुझे सर्टिफिकेट इशू करके दे देगा, मैं डिपार्टमेंट को दे के अपना जान छुड़ा लूंगा कि सर अब नाउ मैं एसएससी डिफॉल्ट नहीं हूं, मैं अब इंटरेस्ट आगे नहीं दूंगा और मुझे खर्चा भी अब क्या करो? अलाउ करो। बस ये पूरी कहानी है जो अभी अभी मैंने आपको सुना दी। सुनाने में क्या क्या कवर कर लिया मालूम है हमने अगले पेज का ये भी कवर कर लिया, अगले पेज का।
सर हम लोग अगला पेज भी साथ साथ ही कवर कर रहे हैं, 40A 1A, है ना सर। ये वाला पॉइंट हमने अभी अभी डिस्कस कर लिया, देखो यहाँ पर लिखा है अगले पेज पे हम लोग। मैंने क्या बोला, अभी जो कॉन्सेप्ट बताया है वो रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट सब पे एप्लीकेबल है। देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से लिखा भाई। इफ टैक्स हैज नॉट बीन डिडक्टेड एंड द डिडक्टेड इज एबल टू एस्टैब्लिश, कैसे एस्टैब्लिश करेगा, सीए सर्टिफिकेट लेके, दैट द पेई हैज फर्निश्ड द रिटर्न, पेई ने अपनी रिटर्न फाइल करते समय वो इनकम को दिखाया है उसके अंदर जिस पर मैं टीडीएस काटना भूल गया, और रिटर्न उसने फाइल कर दी है, टैक्स उसने जमा कर दिया है, तो डिम्ड माना जाएगा कि एसएसी मैंने, पेयर ने टीडीएस डिडक्ट करके टाइमली पे कर दिया। किस दिन, जिस दिन रिटर्न फाइल करेगा कौन, रेसिडेंट पे। सब कुछ अभी क्लास एग्जाम्पल की हेल्प से मैंने तुमको समझा दिया। पेज नंबर कोट कर दो, पेज नंबर यहां भी कोट करोगे। डन, वीडियो रोक के लिख लो, सब कुछ लिख लो इसमें। डन, वीडियो रोक के देखा सर, यहाँ पे भी आप वही पेज नंबर कोट करो और वही क्लास एग्जाम्पल। कौन सा वाला, रेंट, रेंट 10 लाख की पेमेंट हो गई विदाउट। सर ये नोट वही बोल रहा है कि किस ईयर में हम अलाउ करेंगे, ईयर इन विच द रिटर्न इज फर्निश्ड बाय द पे। सर इस साल डिसअलाउ कर दो 24-25 में, और अगले साल 25-26 में अलाउ कर दो। वो ईयर कौन सा होगा जिस ईयर में हम अलाउ करेंगे, ईयर इन विच द रिटर्न इज फाइल्ड बाय द पे। ठीक, अच्छा ये देखो अभी जो मैंने समझाया तुमको, इफ एसएसी फेल्स टू डिडक्ट द होल और एनी पार्ट ऑफ टैक्स ऑन एनी सम बट इज नॉट डिम्ड टू बी एन एसएसी इन डिफॉल्ट बिकॉज ऑफ सेक्शन 201। क्यों, क्योंकि पेई ने अपनी रिटर्न फाइल कर दी है, उस रिटर्न में उसको इनकम दिखा दिया है, टैक्स ड्यूली पेड कर दिया है, और एक सर्टिफिकेट भी हमने अकाउंटेंट से पेयर ने अरेंज कर लिया है इसके। तो सर अगर पेयर सर्टिफिकेट अरेंज कर ले चार्टर्ड अकाउंटेंट से, अकाउंटेंट का मतलब यहां पर सी है क्या, कि सर पेई ने रिटर्न फाइल कर दी है, रिटर्न में उस इनकम को दिखाया है, प्रॉपर टैक्स जमा हुआ है, तो हम फिर डिडक्टर को एसएसी इन डिफॉल्ट नहीं कहेंगे और एज्यूम करेंगे कि एसएसी डिडक्टर ने टैक्स ड्यूली डिडक्ट एंड पेड कर दिया है। कब, जिस दिन रिटर्न फर्निश हुई है, और जिस दिन रिटर्न फर्निश हुई है उस ईयर में हम प्रॉपर उसको खर्चे का अलाउंस दे दें। हमने पहले डिसअलाउ करना है खर्चा, ठीक है, जिस ईयर का खर्चा है उस ईयर में डिसअलाउ कर दो, और फिर देखो जिस ईयर में रिटर्न फाइल हुई है उस ईयर में अलाउ कर दो। तो हमने क्लास एग्जांपल ले लिया प्रीवियस ईयर 24-25 एंड प्रीवियस ईयर 25-26 का, दोनों साल इन्वॉल्व कर। अब इससे ज्यादा मेहनत नहीं करना। सर ये थियरी पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा है, इग्नोर दिस थियरी, इग्नोर दिस रीडिंग एंड रेफर क्लास एग्जाम्पल। बस तुमको एग्जाम में अलाउ डिसअलाउ ही तो करना है। इस साल अलाउ करना, अगले इस साल डिसअलाउ करना, अगले साल अलाउ कर देना। सर गलती किसकी थी, पेयर की। कंप्लायंस किसने किया, पेई ने। फायदा किसको हो रहा है, पेयर को। ये तुमको समझना पड़ेगा, और वो एग्जाम्पल मैंने तुमको दे दिया। ये पेज मेरी तरफ से कंप्लीट। डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट। डन, वीडियो रोक के लिखा। ये हम पहले डिस्कस कर लिए थे, अब इस पेज पे कुछ बचा ही नहीं है। इस पेज पे पहले मैं समझा चुका हूं कि इसके अंदर सैलरी भी आएगा, ठीक। 30% का खर्चा डिसअलाउ होगा, दो समय, एक तुमने टीडीएस नहीं काटा, और या फिर काटने के बाद जमा नहीं की, ठीक। टीडीएस कब तक काट लेना चाहिए था, ड्यूरिंग द ईयर एंड, 31 मार्च तक टीडीएस काट लेना चाहिए था। सर टीडीएस हैज नॉट बीन डिडक्टेड, या फिर आफ्टर डिडक्शन टैक्स इज नॉट पेड अप टू द आरओआई ड्यू डेट। ये मैं तुमको समझा चुका हूं। फिर ये पहला नंबर पॉइंट वही रिलीफ दे रहा है कि तुम जिस भी सब्सिक्वेंट ईयर में टैक्स फाइनली डिडक्ट करके जमा कर दोगे, उस ईयर में हम तुम्हें 30% का एक्सपेंसेस क्या कर देंगे, अलाउ कर देंगे। और ये पॉइंट नंबर 2 अभी अभी पढ़ा। एक पंथ दो काज, हमारा सेक्शन 40A1A भी कंप्लीट हो गया। सर यहां जो पेमेंट जा रही है उसके अंदर सैलरी भी है, हाँ सर उसके अंदर सैलरी भी है। एनी सम
यानी सब में क्या हो सकता है सर? रेंट हो सकता है, सैलरी हो सकती है, इंटरेस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्या सर यहाँ सैलरी होगी? हाँ, लिखा दिया है ऊपर में। सैलरी अगर हमने रेसिडेंट को पे किया है इंडिया में तो 40A1A लगेगा। ठीक, अगर नॉन रेसिडेंट को पे किया होता तो 40A3 लगता। ये भी कंप्लीट। वीडियो रोक के लिख लो। डन, लिखा बच्चों ने इसको। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना, और कॉमन है, कॉन्सेप्ट्स कॉमन है आपके 40A1 जब आप पेमेंट नॉन रेसिडेंट को कर रहे हो या फिर पेमेंट आउटसाइड इंडिया कर रहे हो। वहां सिर्फ इतना है कि 100% डिसअलाउ है, यहां पर 30% का डिसअलाउंस है। वहां सैलरी कवर्ड नहीं है 40A1 में, यहां सैलरी भी कवर्ड है। ठीक, थ्योरेटिकल डिस्कशन तो हो गया है। सर क्या ये वाला एग्जाम्पल जो आपने यहाँ पढ़ाया, क्या ये हम एग्जाम्पल दोनों के लिए कॉमन मान सकते हैं? हाँ, आप इसको 40A1 पे भी अप्लाई कर दो, आप इसको 40A1A पे भी अप्लाई कर सकते हो। कॉमन एग्जाम्पल है, कोई फर्क नहीं है। पिछले पेज का जो ये एग्जाम्पल है कॉमन ले सकते हो कि सर टीडीएस कभी भी डिडक्ट कर लो, कब तक? 31 मार्च तक, और जमा कब तक कर दो? ROI के ड्यू डेट तक। तो आपको सेम प्रीवियस ईयर में डिडक्शन मिल जाएगा खर्चे का। नहीं तो फिर जिस ईयर में टैक्स पे करोगे उस ईयर में आपको डिडक्शन मिलेगा खर्चे का। आप चाहो तो यहां लिख दो कि दिस एग्जाम्पल इज कॉमन फॉर बोथ। डन, वीडियो रोक के लिखा। सर इस एग्जाम्पल को देखते हैं। मोटा मोटी अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो 3 से 4 मार्क्स आपको एग्जाम में मिल जाते हैं। और ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको टीडीएस चैप्टर की नॉलेज भी चाहिए, आपको टीडीएस चैप्टर की भी नॉलेज चाहिए होगी। अगर एग्जाम में पीजीबीपी का क्वेश्चन आता है कौन से सेक्शन पे? 40A1A पे। 40A1A देखो, पेमेंट जब नॉन रेसिडेंट को करते हैं तो क्वेश्चन बताएगा टीडीएस एप्लीकेबल है या नहीं है। क्यों? इंटरमीडिएट लेवल पे हमें नहीं पढ़ना है कि नॉन रेसिडेंट के केस में कब टीडीएस है कब नहीं है। तो 40A1 जहां पर आप पेमेंट नॉन रेसिडेंट को करना है वहां क्वेश्चन ही कहेगा टीडीएस काटना था, नहीं काटे, तो तुमको खाली वहां क्या करना है? 100% डिसअलाउ करना है। लेकिन जब पेमेंट रेसिडेंट को करना है तो आपको खुद की नॉलेज रखनी पड़ेगी टीडीएस के चैप्टर के वेरियस सेक्शंस की। मैं भी लिस्ट भी दे दूंगा कि कम से कम टीडीएस चैप्टर के इन कॉन्सेप्ट्स को जरूर देख लेना, कौन सा सेक्शन क्या कहता है। अभी एक नॉन रेसिडेंट का मैंने क्लास में एग्जांपल दिया कि अगर आप गुड्स इंपोर्ट करके पेमेंट करते हैं तो वहां टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, तो टीडीएस काट के क्या करो। अच्छा, अभी फिर एक एग्जांपल किया कि मैं तुम्हें रेंट दे रहा हूं तो टीडीएस नहीं काटा भूल गया ऐसे करके। अब क्या है, पेमेंट में अगर रेसिडेंट को दूंगा, सपोज करो मैं सैलरी की पेमेंट कर रहा हूं। देखो बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, क्यों टीडीएस की नॉलेज चाहिए। सर मिस्टर ए एक बिजनेसमैन है, साथ में ये एम्प्लॉयर भी है, इसने सैलरी पे की है प्रीवियस ईयर में। कितने की? 2 लाख रुपए की, विदाउट टीडीएस। किसको? मिस्टर बी जो एम्प्लॉई है और रेसिडेंट है, पेमेंट इन इंडिया में हुई। ठीक, सिंपल एग्जाम का ये क्वेश्चन है। अब तुम बोलोगे सर सैलरी एक खर्चा है। यस खर्चा है। मिस्टर ए एक बिजनेसमैन है, एम्प्लॉयर है। ठीक, तुम बोलोगे सर सैलरी तो इसके लिए खर्चा है, किसके लिए? मिस्टर ए के लिए। और पेमेंट हुई है, सामने वाले को ये इनकम हो रही है इंडिया में और बिना टीडीएस के पेमेंट की है। आप बोलोगे सर टीडीएस तो काटना चाहिए इस पे, आपने बोला है टीडीएस का सेक्शन 192। सर क्या होता है? सैलरी डज नॉट एक्सीड्स बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, टीडीएस इज नॉट एप्लीकेबल। सर ये जो टीडीएस का प्रोविजन है ना सेक्शन 192, सैलरी पर एप्लीकेबल ही नहीं होगा। क्यों? मात्र 2 लाख की तो सैलरी है सर मात्र 2 लाख की सैलरी है। अगर एम्प्लॉई 115 BAC में है मान लो,
तो उसको तो टैक्स ही नहीं देना है सर। इसकी सर टैक्स लायबिलिटी 0 है। अगर मैं इसकी सैलरी इनकम को आगे ले जाके टोटल इनकम पर ले जाके जब मैं टैक्स निकाल रहा हूं तो इसका टैक्स नील आता है। तो जब टैक्स नील आता है तो आप पढ़े हुए हैं सैलरी की क्लास, जब मैं सैलरी दे रहा हूं आपको और आपका टैक्स नील है तो फिर सेक्शन 192 में टीडीएस नहीं होता है। और जब टीडीएस के प्रोविजन ही एप्लीकेबल नहीं है तो क्या होगा सर, फुल्ली अलाउड होगा। आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा इसका, एक्सपेंस ऑफ ₹2 लाख इज फुल्ली allowed as TDS is not deductible। क्या बोला था मैंने, TDS प्रोविजन अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा, पहले वो चेक करना है। तो इसके लिए तुमको क्या चीज की नॉलेज चाहिए, TDS चैप्टर की नॉलेज चाहिए। कब कहां कितना % TDS होगा, क्या थ्रेशोल्ड लिमिट है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, कैजुअल इनकम पे 10,000 तक कोई TDS नहीं है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आपने पढ़ा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की क्लास में आपने पढ़ा कि डिविडेंड की इनकम अगर एक लिमिट जाती है 5,000 10,000 वहां तक है तो कोई टीडीएस नहीं है। थ्रेशोल्ड लिमिट जिसको बोलते हैं सर, पहले वो जानना आपको जरूरी होगा, तब जाके एग्जाम में पीजीबीपी का ये 40A1A का क्वेश्चन बनेगा। सर कौन सी पेमेंट पर कौन सी पेमेंट जा रही है, उस पर कौन सा सेक्शन लग रहा है, वो सेक्शन क्या बोल रहा है। अब जैसे सैलरी की पेमेंट जा रही है, इस पर सेक्शन 192 है, वो बोलता है 2 लाख रुपए पर तो टैक्स काटने की जरूरत ही नहीं है। अगर बिना टीडीएस के पेमेंट कर भी दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। देयर इज नो कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 40A1A। तो मैं क्या कह रहा हूं, आप 40A1A का क्वेश्चन बनाओगे एग्जाम में, लेकिन उसके लिए आपको नॉलेज चाहिए होगी किसकी, टीडीएस टीसीएस चैप्टर की, कि कहां पर टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल है कहां पर नहीं है। और अपने पास सर जब पेमेंट आप रेसिडेंट को करते हैं तो बहुत सारे सेक्शन लगते हैं टीडीएस के, वो सब सिलेबस में आपको पढ़ना है। 5-6 सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं जिसको आपको एग्जाम नाइट में देख के जाना ही पड़ेगा। एग्जाम नाइट में जैसे 192 का सेक्शन, एक 194C है, उसके बाद एक 194J है, एक 194 इंटरेस्ट का सेक्शन 194 कैपिटल A होना चाहिए, एक इंटरेस्ट का सेक्शन है 194 कैपिटल A। मैं इंपॉर्टेंट सेक्शन की लिस्ट दे रहा हूं जो तुमको करके जाना ही है एग्जाम के लिए। 194I, 194J एक कमीशन का सेक्शन है ब्रोकरेज का, 194H, 194H और मैं देख लेता हूं, टीडीएस की क्लास में सब पढ़ेंगे आप, डोंट वरी। 192 सैलरी, 194C कॉन्ट्रैक्ट, 194A, 194H दे दिया, 194I दे दिया, J दे दिया। सर मोटा मोटी दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सर क्यों, सर पीजीबीपी में कभी आप सैलरी की पेमेंट करेंगे, अब जैसे यहां पर आप सैलरी की पेमेंट कर रहे हैं, इस पर सेक्शन 192 लगता है। नॉन कॉम्पिटिशन फी है सर, इस पे सेक्शन 194J लगता है। डायरेक्टर रेम्युनरेशन है सर, इस पर भी 194J लगता है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन से नेचर की पेमेंट जा रही है, उसमें कौन सा सेक्शन लगता है और उस सेक्शन में थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है। सर बहुत सारे रिलीफ है कि इतने रुपए तक आपको टीडीएस नहीं काटना है। तो जब आपको वो नॉलेज नहीं रहेगी तो एग्जाम में आप कैसे परफॉर्म करो। अब ये क्वेश्चन क्लास में भी कराऊंगा, डोंट वरी, अभी क्लास में और मैं एग्जांपल लिखवाऊंगा। तो मोटा मोटी मैंने जो बोला कि सेक्शन की मैं लिस्ट दूंगा, ये वो लिस्ट है, कम से कम इतने सेक्शन की आपको नॉलेज लेके जानी पड़ेगी एग्जाम में अगर आप 40A1A वाले क्वेश्चन करना चाहते हैं। अब क्या हुआ इसमें, एक कंपनी XYZ लिमिटेड है, फॉलोइंग पेमेंट्स कर रही है मार्च में, किसको, रेसिडेंट को, बिना टीडीएस के। टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, एज्यूमिंग रेसिडेंट पेई ने भी टैक्स नहीं पे किया है। सर मैंने आपको इनकम दे दी बिना टीडीएस काटे और आपने भी अभी तक गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे किया है। आप गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देते तब तो मुझे तो अलाउ हो जाता, आप टैक्स पे करके रिटर्न फाइल कर देते। तो इसमें साफ साफ लिख दिया है कि रेसिडेंट पेई ने कोई टैक्स वैक्स नहीं जमा किया है, मैंने सामने वाले को बिना टीडीएस काटे पेमेंट कर दी। 15 लाख की सैलरी, सर 15 लाख तो उस पर तो टैक्स लायबिलिटी बनती है, 30% डिसअलाउ, 4.5 लाख।
नॉन कॉम्पिटिशन फी 70,000 की पेमेंट हुई है। सर अगेन 194J नॉन कॉम्पिटिशन फी के लिए पुरानी लिमिट है 30,000 और नई लिमिट है 50,000, अमेंडमेंट है प्रीवियस ईयर 25-26 के लिए। सर अगर आपका एग्जाम का प्रीवियस ईयर 24-25 है तो 30,000 की लिमिट है, और आपका एग्जाम का प्रीवियस ईयर 25-26 है तो 50,000 की लिमिट है। टीडीएस की क्लास में बताऊंगा, बट ये तो 30-50 से दोनों से ज्यादा है, 70 है। तो सर ये तो लिमिट से ऊपर चली गई। जब हम लोग 194J की क्लास में जाएंगे तो वहां लिखा हुआ है क्या कि 30,000 रुपए और उसके कम की पेमेंट है तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, और वो लिमिट बढ़ के कितनी हो गई है 50,000 असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए 23rd एडिशन बुक में, बट ये अमाउंट तो 70 है, तो इसका भी 30% डिसअलाउ। नॉन कॉम्पिटिशन फी के बाद आता है डायरेक्टर रेम्युनरेशन 194J, वहां तुम 10 रुपए भी दोगे तो टीडीएस काटना है, थ्रेशोल्ड लिमिट कोई भी नहीं है वहां। तो ये नॉलेज कहां मिलेगी? जब आप 194J में जाओगे। तुम इस डायरेक्टर को 25,000 क्या अगर तुम 10,000 की पेमेंट भी करोगे तो टीडीएस काटना है, कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है वहां पे। 100 रुपए की पेमेंट करोगे तब भी टीडीएस काटना है। तुमने तो 25,000 बिना टीडीएस काटे पेमेंट कर दी, तो इसका भी 30% क्या होगा? डिसअलाउ। तो सब डिसअलाउ कर दो। उसके बाद बोलता है व्हाट विल बी योर आंसर अगर हम टीडीएस काट ली इन अप्रैल 26 में। अगले साल काटा है ना, ये नेक्स्ट ईयर काटा है तुमने एक तरह से, नेक्स्ट ईयर। तो टीडीएस का डिडक्शन तुमने नेक्स्ट ईयर किया तो एक्सपेंसेस भी तुमको नेक्स्ट ईयर अलाउ होंगे। जितना डिसअलाउ हुआ है उतना अलाउ हो जाएगा कब? नेक्स्ट ईयर में। मेरे सामने ये 23rd एडिशन की बुक है, तो एक एक साल आगे लगेंगे। अगर मान लो आपके पास कौन सी बुक है 22 एडिशन वाली, तो एक एक साल पीछे होगा आपकी बुक। ठीक। सर कहता है कि सैलरी पर 192 का टीडीएस होना चाहिए था, नॉन कॉम्पिटिशन फी पे 194J का टीडीएस होना चाहिए था, डायरेक्टर रेम्युनरेशन पे भी 194J का टीडीएस होना चाहिए था, लेकिन तुमने तो कहीं टीडीएस काटा ही नहीं, इसीलिए मैं 30% क्या करूंगा? डिसअलाउ करूंगा सेक्शन 40A1A के कारण। और तुमने टीडीएस काटा है और जमा भी कर दिया, लेकिन टीडीएस काटा है नेक्स्ट ईयर, तो मैं नेक्स्ट ईयर तुमको डिडक्शन दे दूंगा। 31 मार्च तक अगर टीडीएस काट लेते ना तो मैं तुमको सेम ईयर में डिडक्शन दे देता, लेकिन तुमने टीडीएस नेक्स्ट ईयर काटा है अप्रैल 26 में, 31 मार्च के बाद, आफ्टर 31 मार्च, तो इसका डिडक्शन सेम ईयर में तो मिलेगा नहीं, नेक्स्ट ईयर में मिलेगा। वही बात लास्ट की दो है। ठीक। लेकिन सर नीचे देखो, सैलरी की पेमेंट बिना टीडीएस के की है और अमाउंट सिर्फ 2 लाख का है। सर यहाँ 192 में टीडीएस कटेगा ही नहीं, इसीलिए पूरे खर्चे का अलाउ हो जाएगा, सेक्शन 40A1A की कॉन्ट्रावेंशन हुई। ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। अब मान लो यहाँ 15,000 होता है, अगर मान लो यहाँ पर मैं ग्रीन से लिख रहा हूं, यहाँ पर 70,000 की जगह अगर मान लो मैं 15,000 की पेमेंट करता तो सर ये अलाउ हो जाता। क्यों? 15,000 रुपए की अगर नॉन कॉम्पिटिशन फी है तो 194J नो टीडीएस, थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है। थ्रेशोल्ड लिमिट, हाँ सर थ्रेशोल्ड लिमिट की बात हो रखी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आप पढ़े हैं, कैजुअल इनकम पर 10,000 और उससे का प्राइस मनी हो तो टीडीएस नहीं होता है। तो ऐसे ही नॉन कॉम्पिटिशन फी पे भी 194J के अंदर थ्रेशोल्ड लिमिट है। तो अभी तो तुम्हारे सामने 70,000 है तो 194J एप्लीकेबल हो गया और 30% डिसअलाउ हो गया। अब एग्जाम में 15,000 हो तो तब तो तुमको लिखना है कि सर यहाँ तो टीडीएस कटेगा ही नहीं। तो ये नॉलेज तुमको कहाँ मिलेगी? टीडीएस चैप्टर में मिलेगी। इसलिए मैंने कुछ सेक्शंस की इंपॉर्टेंट सेक्शन की लिस्ट आपको दे दी, तैयारी तो करनी पड़ेगी, होगा छोड़ के तो जा नहीं सकते। लिखिए, देखिए ये पेज मेरी तरफ से पूरा कंप्लीट है। डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट। सर एक एग्जांपल मैं अपनी तरफ से दे देता हूं, फिर अगले पेज पे। ये एग्जांपल मेरी तरफ से, बुक में भी मेरी तरफ से ही है, लेकिन अलग से आप क्लास नोट्स पे लिख लो 40A1A का एग्जांपल। समझाता हूं इसको। सर इस एग्जाम्पल में मिस्टर ए हमारा बिजनेसमैन है
जिसका लास्ट प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 1.5 करोड़ है। 1 करोड़ से जब अधिक होता है तब सेक्शन 194I अप्लाई होगा, अगर पेमेंट रेंट की है तो। अब ये नॉलेज हमें कहां मिलेगी? टीडीएस की क्लास में। जब आप टीडीएस की क्लास में, टीडीएस चैप्टर में आप जब जाओगे और सेक्शन 194I पढ़ोगे तो वहां लिखा हुआ है क्या? अगर पेमेंट का नेचर रेंट का है तो टीडीएस सेक्शन 194I में कटेगा। वो भी कब? जब पेयर बिजनेसमैन जिसका टर्नओवर बिजनेस का लास्ट ईयर का कितने से अधिक होना चाहिए? 1 करोड़ से अधिक का होना चाहिए। बोला सर अगर 1 करोड़ और उससे कम होता तो सेक्शन चेंज हो जाता, 194IB लग जाता। 194IB लग जाता कब? अगर लास्ट ईयर टर्नओवर कितना हो? 1 करोड़ और उससे कम हो। तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि आप 40A1A का क्वेश्चन एग्जाम में बनाना चाहते हैं तो आपको टीडीएस चैप्टर के कुछ चुनिंदा सेक्शंस की नॉलेज रखनी पड़ेगी। तो अभी मेरे सामने क्या है सर? मिस्टर ए एक बिजनेसमैन है जिसने रेंट की पेमेंट करनी है ड्यूरिंग द ईयर 80,000 रुपए पर मंथ। सालाना कितना? 9,60,000 रुपए। किसको? बी को, जो रेसिडेंट इन इंडिया है। रेसिडेंट इन इंडिया है तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग कौन से सेक्शन की बात करेंगे? 40A1A की बात करेंगे। सर अलाउ डिसअलाउ, एक्सपेंस कितना? 9,60,000 अलाउ होगा या फिर इसका 30% डिसअलाउ होगा? किसके लिए? मिस्टर ए के लिए। मिस्टर ए का ही तो पीजीबीपी इनकम है। अब यहां पे अलाउ डिसअलाउ हम किसके लिए बात करेंगे? सर खर्चा अलाउ होगा या डिसअलाउ होगा, हम किसके लिए बात करेंगे? मिस्टर ए के लिए। पेमेंट रेंट की है, सेक्शन 194I बोलता है 10% का टीडीएस होना चाहिए इसमें। कब? अगर मिस्टर ए का बिजनेस टर्नओवर पिछले साल का 1 करोड़ से अधिक है तो है सर 1 करोड़ से अधिक। और ड्यूरिंग द ईयर एक थ्रेशोल्ड लिमिट है इसमें। सर एक थ्रेशोल्ड लिमिट है इसमें, नो टीडीएस अप टू सर ₹2,40,000 पर एनम की एक लिमिट है प्रीवियस ईयर 24-25 के लिए। वो भी लिमिट क्रॉस कर गई और नई लिमिट आई है ₹50,000 पर मंथ की। कब से? प्रीवियस ईयर 25-26 से। अमेंडमेंट कह सकते हो इसको। सर मैंने जानबूझकर एग्जांपल में दोनों लिमिट से अधिक का रखा है, दोनों लिमिट से अधिक का रखा है। सर टीडीएस चैप्टर में सेक्शन 194I में अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट क्या है सर? प्रीवियस ईयर 24-25 के लिए टीडीएस की जो लिमिट है वो है 2,40,000 रुपया पर एनम तक कोई टीडीएस नहीं है, जिन बच्चों का एग्जाम दिसंबर 25 और जनवरी 26 में है। लेकिन जिन बच्चों का एग्जाम मई 26, जून 26 ऑनवर्ड्स है, वहां ये लिमिट चेंज होके क्या हो गई है? 50,000 रुपीज पर मंथ तक कोई टीडीएस नहीं, उसके बाद टीडीएस है। तो मैंने जानबूझकर देखो 80,000 रुपए पर मंथ का एग्जाम्पल दिया है, एनुअली 9,60,000 का। मतलब टीडीएस एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? सर टीडीएस एप्लीकेबल है। क्यों? सर थ्रेशोल्ड लिमिट कहां तक है? 50,000 रुपए पर मंथ तक है, 2,40,000 रुपए पर एनम तक है, नया पुराना दोनों क्रॉस करवा चुका है। अच्छा सर टीडीएस कटेगा? हाँ, 9,60,000 पे 10% कितना? 96,000 रुपीज। अब टीडीएस काट के जमा कर दिया डिडक्टर ने? हाँ सर। इफ टीडीएस डिडक्टेड एंड पेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय होम सर पेयर ही तो टीडीएस काटेगा, डिडक्टर कौन? मिस्टर ए। कौन? मिस्टर ए। मिस्टर ए टीडीएस काट करके जमा करेगा और मिस्टर बी पे ही है जिसको इनकम हो रही है। सर अगर 96,000 रुपीज टीडीएस का कंप्लायंस होता है मिस्टर ए के थ्रू तो मिस्टर ए को पूरे के पूरे 9,60,000 का एक्सपेंसेस अलाउ हो। सिर्फ कंप्लायंस कितने का करना है? 10% टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा करना ना। 9,60,000 का रेंट, उस पे 10% का टीडीएस काट लो 96,000 और गवर्नमेंट को अगले महीने की 7 तारीख जमा करते रहो। यही तो होता है, टीडीएस काटो जमा करो। कर दिए तो पूरे खर्चे का अलाउंस मिल जाएगा। सर नहीं किए, टीडीएस काटा नहीं या काट के जमा नहीं किया तो क्या होगा? अब 40A1A लग रहा है ना, तो 30% का रेंट। अब रेंट कितना है सर? 9,60,000। 9,60,000 का 30% क्या होगा? 288 डिसअलाउ हो जाएगा। मतलब इनकम बढ़ जाएगी किसकी? मिस्टर ए की पीजीबीपी इनकम इंक्रीज कर जाएगी कितने से? 2,88,000।
इतना सिंपल आंसर है। अब एग्जाम में क्या आया सर? एग्जाम में आया इफ रेंट इज ₹2 lakh per annum instead of ₹9,60,000 per annum। तो सर ये रेंट तो बहुत कम हो गया। 2 लाख रुपया पर एनम का मतलब है सर ये 20,000 रुपया पर मंथ से भी कम हो गया। सर अभी ऊपर एग्जांपल था 9,60,000 पर एनम, 80,000 रुपया पर मंथ। अब मैं रेंट बोल रहा हूं, चलो इसको फिगर राउंड फिगर में ले लेता हूं, मैं फिगर राउंड फिगर में ले लेता हूं। इफ रेंट इज 180 पर एनम ₹15,000 पर मंथ। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो आपको बोलना है नो टीडीएस एज पर सेक्शन 194I। आपका 194I में टीडीएस कटेगा ही नहीं, क्योंकि वहां थ्रेशोल्ड लिमिट 2,40,000 की है पुरानी वाली, और नया वाला 50,000 रुपीज पर मंथ। जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो आपके एग्जाम में, सर आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर 24-25 हो तो 2,40,000 कोट करना, प्रीवियस ईयर 25-26 हो तो 50,000 कोट करना। तो जो भी कोट करोगे टीडीएस तो है नहीं सर। 100% रेंट एक्सपेंसेस विल बी allowed even if no TDS is deducted। सर टीडीएस नहीं काटा, पेमेंट कर दिया, कितने रुपए का? 1,80,000 रुपए का पर एनम, 15,000 रुपए पर मंथ। तो क्या करें सर? अभी जैसे सैलरी में बताया था, सैलरी 2 लाख की पेमेंट कर दी, अलाउ कर दो, क्योंकि वहां टीडीएस है ही नहीं। सर 180 के रेंट पर टीडीएस नहीं है सर, 194I है ही नहीं सर, 194I नॉट एप्लीकेबल। एप्लीकेबल मतलब, नॉट एप्लीकेबल मतलब नो टीडीएस बेसिक। और जब टीडीएस एप्लीकेबल ही नहीं है, इफ टीडीएस इज नॉट एप्लीकेबल तो 40A1A अप्लाई नहीं होगा। तुम टीडीएस काटो नहीं काटो क्या फर्क पड़ता है, 100% रेंट एक्सपेंस आपको अलाउ हो जाए। तो आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी, आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी सेक्शन 194I वर्सेस सेक्शन 194IB की फ्रॉम टीडीएस क्लास। अगर तुम एग्जाम में 40A1A का क्वेश्चन बनाना चाहते हो, मतलब टीडीएस चैप्टर से टीडीएस के क्वेश्चन भी बनेंगे, और इधर पीजीबीपी के 40A1 अलाउ करें डिसअलाउ करें। अब देखो यहाँ पूरा अलाउ हो गया, और ऊपर 2,88,000 डिसअलाउ हो गया। वहां नो टीडीएस था पेमेंट, यहां भी नो टीडीएस का पेमेंट है। एक जगह आप 100% अलाउ कर रहे हो, एक जगह बोलते हो डिसअलाउ। क्या लॉजिक है सर इसका? तो इसका लॉजिक क्या है, टीडीएस के क्लास, टीडीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे या नहीं होंगे वो तुमको जानना पड़ेगा। सीधा आप नहीं लिख सकते अच्छा सर टीडीएस नहीं कटा है तो 30% डिसअलाउ कर दो, नहीं लिख सकते, एग्जाम में फंस जाओगे, तो गलती हो जाएगी। तुमको पहले चेक करना होगा टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल है या नहीं। आपको याद है मैंने यहाँ पर सबसे शुरुआत में स्टेप 1 लिखा था। यहाँ पे अगर आपको मैं नोट्स पीछे ले जाऊं तो मैंने एक जगह स्टेप 1 लिखा था कि बुक स्टेप 1 कहीं तो लिखा था, रजिस्टर में लिखवाया हूं सर, कहीं तो लिखा था स्टेप 1। सबसे पहले आपको ये देखना है कि टीडीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल है या नहीं। यहाँ ये देखो स्टेप 1, ये स्टेप 1 वेदर टीडीएस प्रोविजन इज एप्लीकेबल और नॉट। सबसे पहले तुमको यही देखना होगा स्टेप 1, और वही हम देख रहे हैं सर, वही हम देख रहे हैं। आपने जो यहाँ पेमेंट की है रेंट की, वो मात्र 180 की है सर, 15,000 पर मंथ। टीडीएस एप्लीकेबल ही नहीं है तो सेक्शन कैसे लगेगा? हम खर्चा अलाउ करेंगे 100%। डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन, नेक्स्ट, डन। सर मैंने इंपॉर्टेंट सेक्शन की लिस्ट दिखा दी है आपको, स्टिल मैं फिर से लिखा देता हूं। 194C, 192 सैलरी का, 194A, 194I, 194J,
194H, ये सब तो करके जाना ही जाना है एग्जाम में, ठीक है। टीडीएस चैप्टर की ये सब सेक्शंस तो आपको करके जाने ही जाने हैं। फायदा क्या होगा, टीडीएस चैप्टर के भी क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में और यहां के भी क्वेश्चन बनेंगे पीजीबीपी के। चलिए सर, डन, वीडियो रोक के लिखा। अब आ जाइए अगले पेज पे। सर 40A3 भी पढ़ा चुका मैं आपको, खाली यहां पर वो रिलीफ वाली बात नहीं है। क्या लिखा हुआ है, वंस पेड विदाउट डिडक्शन ऑफ टीडीएस, डिडक्शन कैन नेवर बी क्लेम्ड इवन इफ टैक्स इज लेटर डिडक्टेड एंड पेड। यही चीज मैं आपको बता चुका था। क्या 40A3 में ये वाली रिलीफ नहीं है। ये वाली जो लाइन लिखी हुई है, ये वाली लाइन कि फ्यूचर में तुम जब भी टीडीएस काट के जमा कर दोगे तुमको खर्चे का डिडक्शन मिल जाएगा, ये वाली लाइन 40A3 में नहीं लिखी हुई है। 40A1 में है लिखी हुई, हाँ लिखी हुई है सर। यहां देखो 40A1A में लिखी हुई है हाउएवर के साथ कि जब भी फ्यूचर में टैक्स तुम डिडक्ट करके जमा कर दोगे तुमको खर्चे का डिडक्शन मिल जाएगा। ये वाली लाइन 40A3 में नहीं लिखी हुई। तो इसीलिए आपको क्या ध्यान रखना है, अगर तुम सैलरी की पेमेंट कर रहे हो किसको, आउटसाइड इंडिया या फिर नॉन रेसिडेंट को, और टीडीएस बिना डिडक्ट किए तुमने पे कर दिया, तो फिर तुमको आगे फ्यूचर में उस सैलरी का डिडक्शन कभी भी नहीं मिलेगा, इवन इफ इन फ्यूचर तुम टैक्स टीडीएस का कंप्लायंस क्यों नहीं कर देते, ठीक है। वंस सैलरी इज पेड विदाउट टीडीएस टू नॉन रेसिडेंट, इट इज डिसअलाउड एंड इट विल नेवर बी अलाउड अगेन, इवन इफ इन फ्यूचर तुम बोलो कि सर मैंने टीडीएस का कंप्लायंस कर दिया है, नहीं अलाउ। डन, ये भी कंप्लीट। अब बाकी पढ़ो पॉइंट्स छोटे छोटे क्या कहते हैं। 40A2 क्या कहता है, 40A2B क्या कहता है, 40A4 क्या कहता है, 40A5 क्या कहता है। जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन था आपका वो कंप्लीट हो गया। टीडीएस रिलेटेड जो पॉइंट हमने शुरू में डिस्कस किए थे, शुरू में आपको मैंने बोला था 40A1 एंड 40A1A एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टीडीएस रिलेटेड आप कंप्लायंस नहीं करते हैं तो आपके एक्सपेंसेस डिसअलाउ हो जाते हैं, वो आपका कंप्लीट हो गया। लेकिन वहां से एक हिंट मिला आपको, क्या, टीडीएस टीसीएस चैप्टर करना जरूरी है एग्जाम के। एनीवे, प्लीज वीडियो रोक के इस पेज की रीडिंग कंप्लीट करें। बाकी 4 जो पॉइंट्स हैं आपके, देखो क्या कहता है।